बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सब की दुआ है अल्लाह ताला हमारे नॉलेज में, हमारी सारी चीज़ों में इजाफा फरमाए और हमें वो इल्म अता करे जिसमें नफ़ा हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत दे और हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमाए जिससे हमारे मरीजों की बेहतरी हो सके। वही वाली बात है। कोर और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस की शराकत से ये प्रोग्राम है और थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर नईम, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस की तरफ से। ये जो प्रोग्राम पहुंचा है ये डॉक्टर नईम की बहुत मेहनत है इसके अंदर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस के ऊपर। सही है। एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस को बहुत डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा पहला सवाल जो है कि आप अपने अस्पताल में एडमिशन और डिस्चार्ज को किस तरह हैंडल करते हैं। आपकी करंट प्रैक्टिस, आपका कोई प्रोसेस बना हुआ है जो हॉस्पिटल में आप फॉलो कर रहे हैं। सही है। एडमिशन और डिस्चार्ज का, एडमिशन करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेशेंट फ्लो को ड्यूरिंग पीक आवर्स कौन मैनेज करता है, अगर कोई डिलेज हैं बॉटल नेक्स है तो उस वो क्या है, साइन ऑफ डिस्चार्जेस वगैरह कौन करता है, डिस्चार्ज कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। तो प्लीज बराए मेहरबानी आप अपने माइक्स को ओपन करें और काइंडली थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें कि ये अभी अपने आप आपने सिर्फ अपने हॉस्पिटल का नाम बताना है और उसमें ये बताना है कि जी ये हमारी प्रैक्टिस है और हम ये करते हैं। तो प्लीज आई होप, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट प्लीज। थोड़ा सा आप लोग का आइडिया होगा तो फिर मैं आगे उस चीज को उसी तरीके से लेके चल सकूंगा। अस्सलाम हाँ। सर, जस्ट टू सेव टाइम मैं जेनेरिक मेंशन कर देता हूँ कि पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर यही चल रहा है कि एडमिशन्स जो हैं वो ओपीडी और ईआर से होते हैं। ईआर में रेजिडेंट्स ड्यूटी पर होते हैं और एक उनके ऊपर सीनियर रजिस्ट्रार होता है। रेजिडेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि दिस पेशेंट नीड्स प्रोलॉन्ग केयर और या इट इज़ द पेशेंट इज़ सीरियस। वो अपने सीनियर रजिस्ट्रार से डिस्कस करके उस पेशेंट की फ़ाइल बनाते हैं। वो पेशेंट फाइल बनवा के वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी जो इमरजेंसी में हो सकती हैं वो करवा के तो सिस्टर को हम हैंड ओवर करते हैं। सिस्टर जो है वो एम्बुलेंस के अरेंज करती है। सिस्टर वार्ड बॉयज़ को ऑर्डर करती है और वार्ड बॉयज़ ट्रॉली वगैरह लेके आते हैं और वो ट्रॉली पे पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होता है और वहाँ से उसका अटेंडेंट जो है वो फाइल लेके अल्मोनर ऑफिस में जाता है। वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर लगने के बाद पेशेंट की फाइल ऑफिशियलाइज हो जाती है और उसके बाद उसकी जो वार्ड के अंदर वो केयर शुरू हो जाती है। बाकी और जो वार्ड के डॉक्टर्स के हैंड ओवर हो जाता है। जो आउटडोर से एडमिशन्स होते हैं वो जो भी कंसल्टेंट इंचार्ज आउटडोर का होता है उसके सिग्नेचर से यूजुअली एडमिशन हो रहे होते हैं और वहाँ से भी पेशेंट को आउटडोर की स्लिप के ऊपर लिख दिया जाता है कि आप फलाने वार्ड में चले जाएं। वो पेशेंट खुद उस वार्ड में जाता है। वो वार्ड बैरे को बेशक वो थोड़ा कुछ ऐसे दे दिला के एम्बुल वो उसे स्ट्रेचर वगैरह लेना पड़े या व्हीलचेयर लेनी पड़े। व्हीलचेयर्स जो हैं वो उसे पेशेंट को ढूंढनी पड़ती हैं और वो उसे थोड़ा सा ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है उसकी फैमिली को व्हीलचेयर मैनेज करने के लिए। वो पेशेंट खुद ही रास्ता पूछ के तो है वो उधर अपने वार्ड में जाता है। वहाँ पे सिस्टर को वो स्लिप दिखाता है। वार्ड सिस्टर जो है वो उसे डॉक्टर को हैंड ओवर करती हैं कि ये पेशेंट एडमिशन के लिए आया है। डॉक्टर उसकी फाइल मुकम्मल करके थोड़ा हिस्ट्री वगैरह ब्रीफ सी डाल के तो पेशेंट को फाइल सिस्टर को फाइल वापस करता है। सिस्टर पेशेंट के अटेंडेंट को फाइल पकड़ा देती है कि जाके अल्मोनर ऑफिस से नंबर लगवाएं। या फिर कोई वार्ड बेरा साथ चला जाता है। वो वार्ड बेरा और पेशेंट के अटेंडेंट जाके पेशेंट की फाइल का नंबर लगवाते हैं और उसी के बाद फिर उसी तरह प्रोसेस शुरू हो जाता है कि पेशेंट जो है उसकी फाइल ऑफिशियलाइज हो जाती है और वो पेशेंट एडमिट हो जाता है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली पेशेंट के अटेंडेंट और अगर पेशेंट खुद से जाए तो पेशेंट बहुत ख्वार हो जाएगा। पेशेंट को रास्ते समझ नहीं आएंगे और उसको डायरेक्शन देने के लिए बाज़ का तो अगर पेशेंट ज़्यादा सिक हो तो हमें किसी हाउस ऑफिसर को इंटर्न को साथ भेजना पड़ता है कि यार ये ठीक है व्हीलचेयर भी खींचना तुम्हारा काम नहीं है। व्हीलचेयर जो है वो पेशेंट का अटेंडेंट या वार्ड बेरा खींचेगा, लेकिन पेशेंट को साथ जाओ और पेशेंट को वार्ड में फलाने डॉक्टर के सुपुर्द करके आओ या पेशेंट को इमरजेंसी में सीनियर रजिस्ट्रार के सुपुर्द करके आओ और उन्हें ये बातें बातें बता के आओ कि जी ये सर ने ओपीडी से इमरजेंसी पेशेंट इसलिए भेजा है कि इसकी ये काम करके फिर उसको वार्ड में एडमिट करें। सर मुझे एक सवाल है मेरे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उसमें से
सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाले कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो पूरे अस्पताल का कोई भी फैसला कर सकते हैं। सर डिसीजंस जो है ना वो ऐसे ही हैं कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर कोई कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई की मानी नहीं जाती। अच्छा। बाई अब आपने पेपर, जो मुझे हाँ जी, बाई आपने जो पेपर जो मुझे है वो प्रोसेस काफी बताया ना लोग सर। डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होंगे, लेकिन बाई प्रैक्टिकलिटी जो है वो जो लोग मानने वाले हैं ना, उनके अपने अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं, उन्होंने खुद डिसाइड किया होता है कि किसकी माननी है किसकी नहीं माननी। नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने जो मुझे अभी चीज प्रोसेस बताया है ना जो आप कर रहे हैं, सही है सर। वो उस प्रोसेस में भी बहुत गैप्स हैं। उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं बाद में। सही है, ये आप लोगों का तरीका है ना। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे हम बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दुनिया में फॉलो किया जाता है। सही है। अच्छे हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में भी फॉलो हो रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप में भी फॉलो हो रहा है। हम आज बात जेनेरिक बात करेंगे, फिर हम आपके हॉस्पिटल के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकता है। ये है एडमिशन डिस्चार्ज प्रोटोकॉल। सही है सर। आपका क्या होता है, डेली वार्ड हर्डल की हमने बात की थी लास्ट टाइम। हमने स्ट्रक्चर्ड राउंड की बात की थी, क्राइटेरिया लेड डिस्चार्ज की भी बात की थी। तो एक ये चीज हो गई। आप इस बात को ऐसे समझें कि एक कॉन्सेप्ट है फ्लो फैक्ट्री ऑफ केयर, जिसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लो। ये एक कॉन्सेप्ट है, जो एक अप्रोच है टू इम्प्रूव पेशेंट फ्लो। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि ये फोकस करता है एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पेशेंट पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। सही है सर। पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, पूरे आपके इंस्टीट्यूट में पूरी तमाम मूवमेंट ऑफ द पेशेंट्स को एफिशिएंसी क्रिएट करना इस फ्लो का काम है। पेशेंट एक्सपीरियंस को बेहतर करना। सही है। मल्टी स्टेज इंप्रूवमेंट अप्रोच, मतलब आपकी डिमांड और सप्लाई या डिमांड कैपेसिटी को मैनेज करना मल्टी स्टेज इंप्रूवमेंट, नॉट एट अ सिंगल लेवल, एट एवरी लेवल, एट डिफरेंट लेवल्स। सही है। पेशेंट की जर्नी जो है वो सीमित। सर मुझे एक मिनट दीजिएगा। सर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। सही है सर। फ्लो फैक्ट्री ऑफ केयर में बेसिकली ये आपको बताता है मूवमेंट, एफिशिएंट मूवमेंट पे बात करता है, पेशेंट एक्सपीरियंस बेहतर करने की बात करता है, मल्टी स्टेज इंप्रूवमेंट अप्रोच की बात करता है, सीमलेस एफिशिएंट जर्नी की बात करता है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइमली केयर की बात करता है ये, जिसका रिजल्ट ये है। सही है। तो हम कोई भी फ्लो क्रिएट करें, उस फ्लो में हमने ये चीज जरूर देखनी है कि उस फ्लो का इम्पैक्ट जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, आपकी रिसोर्स की बेहतर यूटिलाइजेशन हो, और केयर टाइमली हो आपकी। हम जो भी प्रोसेस फ्लो बनाते हैं, हम हमारा हर इंस्टीट्यूट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डायनामिक्स होते हैं, और अपने ट्रेंड्स के हिसाब से वो प्रोसेस बनाता है, उसकी अपनी पेशेंट पॉपुलेशन के हिसाब से वो अपने प्रोसेसेस बनाता है। सही है जी। ओपनिंग थॉट। हॉस्पिटल जो है ना उसकी तशबीह ऐसे दी जाती है कि वो एक लिविंग सिस्टम है, जैसे एक इंसान होता है। अगर कोई एक जिस्म का हिस्सा आपका दर्द कर रहा हो तो आपको पूरी बॉडी में वो तकलीफ महसूस होती है। मिसलन, अगर आपको पेट में दर्द शुरू हो जाए तो आपको पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगी, आप लेथार्जिक फील करना शुरू हो जाएंगे, आपको परेशानी बेचैनी आपके चेहरे से नजर आ जाएगी। तो अस्पताल भी इसी तरीके से, एक लिविंग सिस्टम के तरीके से हम उसको लेते हैं। और आपको एक ये मैं इमेज दिखाता हूँ, ये आप इमेज देखें। सर इसके अंदर आप ये देखें, जो सबसे लास्ट पिक्चर है वो टोटली ग्रीन पिक्चर है, मतलब अगर सारे प्रोसेसेस इंटैक्ट हैं, सारे प्रोसेसेस अगर सही हैं, तो ये हरे भरे दरख्त की तरह एक आपको नजर आ रहा है। आपके कुछ प्रोसेसेस अगर कम हैं तो वो आपको एक इम्पैक्ट बीच वाली पिक्चर दिखा रहा है, और बिल्कुल अगर आपके प्रोसेस नहीं है, सब अपने आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, तो आप उसको देखें, वो बेजान एक सा दरख्त है, उसमें ना कोई पत्ता, आपको ना कोई हरियाली ना खूबसूरती कुछ नजर नहीं आ रही। तो आपके प्रोसेसेस आपकी तमाम चीजों को बेहतर करते हैं। सही है सर।
अब आप फ्लो फैक्ट्री के हिसाब से एक मिसाल देते हैं, हम यहाँ पे, हम कॉरपोरेट में, और हम कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बात करते हैं कि जी जो अस्पताल होता है ना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तरीके से होता है। सही है, जैसे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप लगा लें। ऑल्दो पेशेंट्स कोई प्रोडक्ट नहीं है आपकी, बट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होता है। हर मरीज जो है ना, वो एक पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ केयर से इन्वॉल्व गुजरता है, जहाँ पे उसको, जहाँ पे पेशेंट की जरूरत है उसको केयर चाहिए, और हमारी जरूरत, हमारा पॉइंट क्या है कि उसमें हम उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रखें, स्पीड से रखें और सेफ्टी रखें, ताकि पेशेंट जल्दी जल्दी उस प्रोसेस से गुजरता हुआ चला जाए। सही है सर। यही हर प्रोसेस का, हर फैक्ट कॉन्सेप्ट का, हर आपका जो डिपार्टमेंट, जो एक्टिविटीज काम हो रही हैं, जिससे डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेट होती हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो एक फ्लो लाइन के थ्रू चलता रहे। सही है सर। अब आप ये गाड़ी की एक फ्लो लाइन की तस्वीर देखेंगे, गाड़ी आती है, एक स्ट्रक्चर्ड एक बॉडी है, फिर वो बॉडी कुछ कंप्लीट होती है, फिर दरवाजे लग रहे हैं, फिर छत लग रही है, फिर स्क्रीन लगी है, फाइनल प्रोडक्ट होकर बाहर। मरीज भी इसी तरह एक प्रोसेस से गुजरता है। अगर वो इमरजेंसी में आता है तो वो पहले ट्रियाज में जाता है, ट्रियाज करवाता है, अपनी एक्यूटी आइडेंटिफाई कराता है, फिर वो ट्रियाज में वाइटल्स पे जाता है, वाइटल्स के बाद फिजिशियन असेसमेंट होती है, फिर लैब्स होती है, लैब के बाद एडमिशन का फैसला होता है, वो एडमिशन ऑफिस जाता है, एडमिशन बनाता है और वार्ड में आ जाता है। कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि मरीज जी पहले आके खुद ही दाखिल हो जाएगा और उसके बाद इमरजेंसी में जाके दिखाता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हॉस्पिटल हमेशा एक फ्लो प्रोसेस और लीनियर फ्लो फैक्ट्री के तरीके से काम करता है। सही है जी। डिफाइंड एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। एक मिसाल दी है, ये काइजन स्टोरी की एग्जांपल है कि एट टोयोटा इफ वन बोल्ट इज मिसिंग द एंटायर असेंबली स्टॉप्स। सेम फॉर अस इज वन सिग्नेचर और टेस्ट रिजल्ट इज डिलेड, प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब टोयोटा में ये चीज, काइजन एक स्टडी है, उसमें हम आगे बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स आगे जाके काइजन की भी बात करेंगे, आज भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें ये चीज है, अगर एक बोल्ट आपका मिस है तो पूरी असेंबली लाइन स्टॉप हो जाती है। सही है, वो एक्टिवेट नहीं होती जब तक वो चीज वहां मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पे भी यही है, अगर हमारा टेस्ट रिजल्ट डिले हो जाए तो डिस्चार्ज डिले हो जाएगा। अगर ईआर से हमारी कॉल लेट हो जाए तो हमारा एडमिशन लेट हो जाएगा। अगर हमारा साइन ऑफ नहीं हुआ हुआ, पेशेंट नहीं जा रहा, बेड खाली नहीं हो रहा, ईआर में क्राउडिंग बढ़ जाएगी। तो काफी स्ट्रक्चर, वही जो लास्ट हमने बात की थी, आपका इनपुट आउटपुट थ्रूपुट किसी और, आपका इनपुट किसी और का आउटपुट होगा, आपका थ्रूपुट किसी और का इनपुट होगा। तो कोऑर्डिनेटेड चेन ऑफ कमांड्स के साथ काम करना होता है। फ्लो क्राइसिस ये कहता है कि जी जो एवरेज हॉस्पिटल पंजाब में जो वेटिंग टाइम है टर्शी केयर का, वो तकरीबन 4 से 7 घंटे का है, एडमिशन का वेटिंग टाइम। बेड टर्नओवर का जो रेट है वो अराउंड 70% है, और ग्लोबल बेंचमार्क्स आपके 85 to 90% है। मायो हॉस्पिटल की, मायो हॉस्पिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट जो 2024 की थी, उसमें बताया गया कि जी 35% ऑफ डिस्चार्जेस हैपन आफ्टर 4 PM, जिसकी वजह से आपका नाइट इमरजेंसी कंजेशन बढ़ जाता है। सही है। तो ये फ्लो क्राइसिस की एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने हमारे मुल्क में हैं। एडमिशन प्रोसेस फ्लो की बात करें, अगर एडमिशन क्या चीज होती है, एडमिशन आर द गेटवे ऑफ केयर। सही है सर। अगर आप एक असाइनमेंट के थ्रू चले, मतलब एडमिशन का एक प्रोसेस देखें तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहला चीज है पेशेंट अराइवल एंड ट्रियाज। पेशेंट आपके पास आता है, उसका ट्रियाज होता है। सही है। ट्रियाज होने के बाद उसका, वो ईआर में दिखाता है, ये पूरा इस एरो के बीच में आप ये प्रोसेस देख लेंगे, वो ईआर में जाता है। सब प्रोसेस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। उसका एडमिशन का डिसीजन हो जाता है। एडमिशन के डिसीजन के बाद उसकी एक बेड एलोकेशन होती है कि जी ये फलां बिस्तर पे दाखिल किया जाएगा। उसके बाद तमाम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाती है, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट के बाद उसको उस पर्टिकुलर बेड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपका एक एडमिशन का प्रोसेस है, जो मोर और लेस हर जगह ऐसे ही फॉलो होता है। इसके बीच में कुछ सब प्रोसेसेस ऐड हो सकते हैं, जिसमें कोई मुजायका नहीं है, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर एनवायरनमेंट, ऑन योर कल्चर, और ऑन योर इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, और आपके इंस्टीट्यूशन के डायनामिक्स। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं अस्पताल का नाम कोट नहीं करूंगा, मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं ये एडमिशन प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाने गया एक इलाके में, जो इंटीरियर सिंध का एक इलाका, वहां पे गए हम। तो हमने देखा कि जी वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है ना, वो है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन उसमें प्रोसेस में दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी।
उसमें था कि जी जो मेल हजरात दाखिल होते थे उनका सारा काम जो है वो मेल टीम मेंबर करते थे, और जो फीमेल दाखिल होती थी उनके लिए अलग काउंटर पे एक फीमेल काउंटर बनाया हुआ है जहाँ से एडमिशन प्रोसेस होगा। फीमेल ही स्टाफ उनको मूव करेगी, फीमेल स्टाफ ही उनके सारे थे, डॉक्टर भी फीमेल करेगी। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि कल्चरल वैल्यूज ऐसी हैं, वो मेल फीमेल का तजाद है, तो इस वजह से उन कल्चरल वैल्यूज और एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए ये काम हो रहा है वहाँ पे। तो एनी प्रोसेस कैन बी डिफाइंड, एनी प्रोसेस कैन बी मेड depending on your current setup of the institute, depending on the environment you are practicing, depending on the culture that in which areas you are। तो इनके ऊपर प्रोसेस, लेकिन मेजर आपका एडमिशन का प्रोसेस यही होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमने बात की पेशेंट अराइवल की, ये पेशेंट अराइवल एडमिशन ईआर में भी हो सकता है और ये पेशेंट अराइवल ओपीडी से भी हो सकता है, सही है जी। डिस्चार्ज का प्रोसेस क्या होता है? डिस्चार्ज के प्रोसेस में मसला आता है सारा डिस्चार्ज के प्रोसेस में। जब डिस्चार्ज सीधे हो जाएंगे तो एडमिशन भी टाइमली होंगे। जब डिस्चार्ज बिफोर नून का कॉन्सेप्ट है, रिसर्चेज बहुत हैं, डिस्चार्ज बिफोर नून, अर्ली डिस्चार्जेस, डिस्चार्ज प्री प्लानिंग डिस्चार्जेस, इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज है। गोरो ने बहुत काम किया हुआ है, पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूट्स ने बहुत काम किया है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वहाँ पे भी हमारा डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है, क्वालिटी प्रोजेक्ट है, मेरा अपना प्रोजेक्ट है। हम उसके अंदर डिस्चार्ज बिफोर नून, प्री प्लानिंग डिस्चार्ज, दो टाइटल्स पे हम काम करते हैं कि 12 बजे से पहले हमारा मैक्सिमम डिस्चार्जेस फाइनल हो जाने चाहिए। डिस्चार्जेस से मुराद है कि पेशेंट इज आउट फ्रॉम द सिस्टम, पेशेंट हैज लेफ्ट हॉस्पिटल, वो। और दूसरा अर्ली डिस्चार्जेस, अर्ली प्लानिंग डिस्चार्जेस, लाइक प्री प्री प्लानिंग डिस्चार्जेस, कि आप नाइट में, एक दिन पहले नाइट में तमाम डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन रिकंसलेशन करवा लें, मेडिकेशन रिकंसलेशन करवा लें, कोई पेंडिंग कंजम्पशन है तो वो करवा लें, और पेशेंट को सुबह के लिए रेडी कर लें। उसकी काउंसलिंग, उसके अटेंडेंस की काउंसलिंग, उन सारी चीज़ों को इंश्योर कर लें कि ये हो गई हैं, ताकि ये डिस्चार्ज के डिसीजन के बाद ये सारे प्रोसेस ना शुरू हों। अब मुझे बताएं कि एवरेज गैप बिटवीन डिस्चार्ज ऑर्डर एंड पेशेंट लिविंग इन योर फैसिलिटी अंदाजन कितना होगा? क्या गैप है आप लोगों के बीच में? आपका डिस्चार्ज जब फाइनल हुआ, उसको लेने के बाद से, मतलब फिजिशियन ने कहा जी ये मरीज को डिस्चार्ज कर दो, सारे काम हो गए, उस तक मरीज को जाने तक कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2, 3, 4, कितना टाइम लगता है प्लीज? मेरी रिक्वेस्ट होगी कि डॉक्टर नईम के अलावा भी कुछ लोग अपना अपनी राय से आगाह करें, ताकि मैं बार बार कहता हूँ मुझे नींद ना आए। Anybody, what is the average gap between discharge order and patient leaving in your facility? Sir, almost 3 hours. Almost 3 hours। डॉक्टर सलमान अजहर सर, जी सर। बिल्कुल सही है, 3 घंटे। किसी और का कोई कमेंट, कोई 3 घंटे से कोई ज्यादा हो या कोई 3 घंटे से कम है तो प्लीज, एनीबडी। मुझे लग रहा है डॉक्टर नईम आज खुद कहीं चले गए हैं। नहीं सर, मैं बैठा राउंड्स हुआ की हूँ, मैं कैसे? दूसरों को बोलने का मौका दे रहा हूँ सर। सर दूसरे बोल ही नहीं रहे, डॉक्टर फरा कुछ कह रही है, डॉक्टर फरा जी, डॉक्टर फरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मैं एक्चुअली गायनी के हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे तो हम लोग का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, यानी जैसे हम डिस्चार्ज देते हैं 30 मिनट्स पे 1 आवर में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चले जाते हैं। ज़्यादा नहीं होता डिस्चार्ज का टाइम हमारे यहाँ मैडम, पे, क्योंकि मैं आपको एक अपनी अपनी एक रियलिस्टिक अप्रोच और अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। मैं मेरा ताल्लुक इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से भी है, सही है। मैंने यहाँ पे भी और पंजाब के कैंपसेस में भी जब डिस्चार्ज पे वर्किंग की, तो नॉर्मल डिस्चार्जेस जो अदर देन गायनी स्पेशलिटी है, उनमें डॉक्टर सलमान वाला वैलिड पॉइंट है कि 2 घंटे भी लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं, 4 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन मैंने गायनी में अपने कराची में भी सेटअप में देखा और आउट पंजाब में भी अपने इंडस के सेटअप में देखा, गायनी में डिस्चार्जेस बहुत फास्ट ट्रैक होते हैं। अच्छा, अब आपने ये सवाल उठाया तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया और मैंने उस पर कुछ एनालिसिस किया कि रीजंस क्या हैं उसके फास्ट ट्रैक होने के। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं फास्ट ट्रैक होने के। अब आप मुझे अपना एनालिसिस बताएं कि व्हाट इज योर एनालिसिस कि गायनी का डिस्चार्ज इतना फास्ट ट्रैक क्यों होता है?
सर उसमें जाहिर है पेशेंट के साथ बेबी भी होता है, वो खुद भी हेल्दी होता है, इन्वायरमेंट बेहतर होता है, जिसकी वजह से उसका ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊं। सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना एनालिसिस है, दो चीजें। एक, कि आपकी जो क्लिनिकल पाथवेज है ना डिस्चार्जेस के, वो बहुत स्ट्रेट होते हैं गायनी के। इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज। जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जब एंड आफ्टर डिलीवरी, जब वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 से 2 दिन, या सिजेरियन है तो 2 से 3 दिन, जो भी आप प्रोटोकॉल है, वैसे हम जैसे 2 डेज हमारी डिस्चार्ज की पॉलिसी, हम 2 डेज तक पेशेंट को होल्ड करते हैं, फिर हम डिस्चार्ज कर देते हैं जो सी सेक्शन है। और जो नॉर्मल डिलीवरी है वो तो सेकंड डे डिस्चार्ज हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो सर हमारा ज्यादा क्विक है, 6 to अच्छा, 8 आवर्स में नॉर्मल डिलीवरी। और माशाल्लाह। क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे वर्कलोड होता है, 6 to 8 आवर में नॉर्मल डिलीवरी, और नेक्स्ट डे ही हम 24 से 48 आवर्स के दरमियान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं। बेहतरीन, ये बेहतरीन बात बताई आपने। अब आपका जो डिस्चार्ज प्रोटोकॉल है ना, वो डिफाइंड प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपके जी पास केस मिक्स जो है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल केस मिक्स है, आपका नॉर्मल केस है वो स्टैंडर्ड केस है। इलेक्टिव जी हो या इमरजेंसी हो, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी करनी है, आपका जी डिस्चार्ज जी स्ट्रीमलाइंड है। ये बिल्कुल। करना, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। सही है जी। जी बिल्कुल। अब दूसरा जो फैक्टर है ना, वो है पेशेंट की साइड का फैक्टर, क्योंकि पेशेंट की खुशी का ताल्लुक है आपके पास से। बिल्कुल। जी तो वो बिल्कुल। बहुत जल्दी उस एनवायरनमेंट से एग्जिट होना चाहता है और अपने एनवायरनमेंट में जाना चाहता है, क्योंकि उसका एक अपनी विलिंगनेस शामिल होती है जाने की। उस बिल्कुल। वक्त जो जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं ना, वो ज्यादा जो फैक्टर होता है ना उनके थॉट प्रोसेस में, वो बच्चा प्राइम इंपॉर्टेंस होता है जो हम्म। डिलीवर। सही है। और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती है जो मदर होती है। तो बिल्कुल। बिकॉज हैप्पीनेस फैक्टर, और एक वो जी, हम घर चले जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर होंगे और घर के सारे लोग भी होंगे, एक ये बहुत बड़ा हम्म। फैक्टर है, जो नॉर्मल बीमारियों अगर में इतना फैक्टर नहीं होता। इन पेशेंट्स नॉर्मल को किसी बीमारी में, कॉम्प्लिकेशन की वजह से रोकना भी एक इशू बन जाता है। जी, उसमें भी रोकना भी इशू बन जाता है, क्योंकि उस अटेंडेंट को समझाना कि मैं क्यों रोक जी रही हूँ, सही है, बिल्कुल। रीजन क्या है, वो भी इश्यूज बनते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये मेरा अपना टाइम मोशन सीरीज की स्टडी का एक मैंने एनालिसिस बनाया था अपने, मैंने खुद ये एनालिसिस किया है, तो मैंने कहा मैं इसलिए आपसे शेयर किया, और आपने उस बात को वैलिडेट भी किया, थैंक यू वेरी मच। तो देखें, जो जी डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज है ना, उनमें केस मिक्स बहुत ज्यादा है, उनमें मतलब आपकी जो स्पेशलिटीज रिलेटेड डिपेंडेबिलिटी है ना, वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड अलाइड में आपके पास इंटरनल मेडिसिन का केस है, हो सकता है ही वुड हैव अ सेकेंडरी कंसल्ट ऑफ नेफ्रोलॉजी गोइंग ऑन एज वेल, ही वुड हैव अ सेकेंडरी कंसल्टेशन ऑफ कार्डियोलॉजी गोइंग एज वेल। जब आपका केस मिक्स चेंज होता है तो आपके डिस्चार्ज प्रोटोकॉल्स लाजमी चेंज हो जाते हैं। लेकिन इट जी इज प्रैक्टिकल, इट इज इम्प्लीमेंटेबल, कि हम डिस्चार्ज को स्ट्रीमलाइन कर दें। उसकी सिर्फ एक रीजन है, कैसे होगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइंस होंगी, डॉक्यूमेंटेड फ्लोज होते हैं, और वो बिल्कुल एक आसमानी सहीफे की तरह माने जाएं और प्रोसेस को फॉलो किया जाए, तो ये चीजें सही हो सकती हैं, बेहतर हो सकती है। जी। अब जी सर, मैं हूँ इंटरनल मेडिसिन से। जी जी, ये आप डॉक्टर बिल्कुल अमरीन। सही कह रहे हैं जी। सर इंटरनल मेडिसिन में हमें ज़ाहिर है, जैसे आप बता रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। जी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। उन जी, ओल्ड एज पेशेंट्स को, और कोमॉर्बिडिटीज़, पेशेंट स्ट्रोक के साथ है, डिफरेंट चीज़ें, हमें एटलीस्ट 2 डेज प्रिपेयर, अटेंडेंट को और पेशेंट को प्रिपेयर करने में लगते हैं कि जी आपको हमने दो बिल्कुल, दिन मैं बाद आपकी बात से एग्री डिस्चार्ज करता करना हूँ। आप है, घर मरीज पे को तैयार अरेंज करने से करें पहले किस। हाँ जी। अटेंडेंट को तैयार करना पड़ता है। अटेंडेंट को तैयार करना, फिर उसके वो बहुत सारे उसके एक्सक्यूजेस, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉट एक्सक्यूजेस, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो 2 दिन का तो हम प्लान करते हैं कि मैं अपने, हमारे अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके, 2 दिन के बाद इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, आप इसके ये काम कर लें। 2 दिन, मेरा ये ख्याल है कि 2 दिन में हो जाते हैं हमारे अपने सेटअप में लाहौर। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्चार्ज स्लिप बनना, राउंड के ऑर्डर्स 11 बजे हमने प्लान कर ली, कंसल्टेंट ने कहा राउंड में डिस्चार्ज कर दो। पहले ये होता था कि 4 बजे तक डिस्चार्ज स्लिप नहीं बनी, जूनियर डॉक्टर ने दूसरे को कह दिया, तीसरे को। फिर हमने कहा जी 2 बजे तक कंसल्टेंट के साइन के साथ डिस्चार्ज लाजमी बना हुआ हो, 2 बजे तक एक बंदे की ड्यूटी है, उसने आपका डिस्चार्ज चेक करना है, कंसल्टेंट।
किसी भी सीनियर में, SR से ऊपर। तो फिर ये होने लगा कि डिस्चार्ज स्लिप्स बन गई, ठीक है जी, 2 बजे तक साइन भी होना शुरू हो गया। फिर सर अब अटेंडेंट वो बेड विकेट नहीं होता कि हमारे शाम को आएंगे, 4 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे हमें लेने, एम्बुलेंस का नहीं हुआ। इतनी ज्यादा हर्डल्स होती हैं कि वो बेड विकेट नहीं होता, और वो वही वाली बात के पीछे इमरजेंसी में फिर पुल अप होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट। तो दीज मैं आर आपकी बात प्रॉब्लम्स से तो। बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए मैं जो हूँ ना, मैं कोर कोर में तो मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक जी। इंडस हॉस्पिटल से है, और यहाँ पे मैं गलती से ना मेडिसिन एंड एलाइड सर्विस लाइन का ही सर्विस मैनेजर हूँ। जी सही, हाँ लुक एट, तो मैं ये बखूबी आप वाकिफ हूँ। फैक्टर्स। जी, और सबसे ये बड़ी वाले बात बताऊँ, फैक्टर्स। इसके अलावा बताता हूँ, इसके अलावा जो मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे पास कलमदान है, वो है इन पेशेंट। अच्छा। तो इन ओके। पेशेंट मैं खुद देखता हूँ, वार्ड्स हो गए, आईसीयूज हो गए, जी, वो मैं वो सारे फिर देखता आपको हूँ। है अंदाजा। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये मसले मसाइल होते हैं। जी। हमने यहाँ पे एक अच्छा, बेसिकली देखें मसले क्यों होते हैं। मसले इसलिए कि जिस तरीके की पॉपुलेशन आपके पास मौजूद है ना, उस जी, पॉपुलेशन के पास वसाइल की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हकीकत है सर, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि वैसे। जी मुझे यहाँ पे जब मैं दाखिल हूँ तो कुछ हद तक तो फ्री या बिल्कुल फ्री दवाइयाँ तो मिल रही हैं, मरीज का इलाज तो चल रहा है। मैं इसको घर ले जाऊंगा, मुझे इसकी रोटी पानी दवाई की सबके खर्चे भी उठाने हैं, फिर इसको वक्त भी देना है। बिल ये बिल्कुल ऐसे। फैक्टर है। अच्छा, अब ये फैक्टर पे आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस पे तो हम नहीं काम नहीं कर सकते ना। लेकिन हमने बिल्कुल। अपने हॉस्पिटल में एक ये चीज ऑब्जर्व की कि जी हम जब डिस्चार्ज का गए हैं, तो वो, जी मैं तो दिहाड़ीदार आदमी हूँ सर, मैं कैसे करूंगा मैं। अच्छा, फिर हमने उसमें क्या करना शुरू किया है कि हमने, मरीज को डिस्चार्ज तो करना है ना आपने, मरीज सही हो गया, मरीज को आप उसकी ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं रोक सकते ना यहाँ पे। बिल्कुल मरीज को डिस्चार्ज बिल्कुल करना, अब ऐसे। हमने एक काउंसलिंग ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ऑपरेशंस, ये तो हमने अपने पास किया। एक ऑपरेशन का टीम मेंबर होता है, एक सिक्योरिटी का टीम मेंबर होता है, एक हमने फिजिशियन ग्रुप से एक टीम मेंबर ले लिया, और एक हमने नर्सिंग से ले लिया। हम कंबाइन सही। राउंड करते हैं। और जो हमें ओके। पता है कि ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होंगे, जो अटेंडेंट्स को मुश्किलात होंगी, जो डिस्चार्ज में लेट करेंगे, उनसे हमारा एक सुबह का 2 घंटे का एक सेशन है, जिसके अंदर हम डिफरेंट अटेंडेंट मिलते हैं, हम काउंसलिंग सेशन करते हैं उसका। ओके। अच्छा, हमारे पास हॉस्पिटल में साइको सोशल की सर्विसेज मौजूद हैं, ये हमारी बड़ी गनीमत है इंडस हॉस्पिटल में। तो हमने उनकी टीम मेंबर भी लिया, जो हम काउंसलिंग करवाते हैं, हम 15 मिनट 20 मिनट की काउंसलिंग करते हैं। और हम ऐसे ओके। अटेंडेंट्स को एटलीस्ट जितना उनका लेंथ ऑफ स्टे होता है ना अस्पताल में, 2 से 3 दिन 4 दिन का, उनमें हम कोशिश जी जी। करते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 दफा मिल के, 2 दफा मिनिमम मिल लें और उनकी काउंसलिंग कर जी। लें, उनके मसलों को सुन लें। देखें, अब जब लोग, यहाँ पे सिर्फ हमारा अलमिया ये है कि हम सुनते नहीं है ना, वी डोंट हैव अ लिसनिंग कैपेसिटी। व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू द एग्जैक्टली। अदर पर्सन ना, सोल्यूशन जी कम्स आउट, वो हाँ, खुद ही आपको अपना हल बताता है। बिल्कुल ऐसे ही, सही आई है। तो 100% एग्री आपकी बात से। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको मैं देखे, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मुझे इलाज करने नहीं आता है, तो मैं आपको डॉक्टरी पढ़ा नहीं सकता। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सब मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, ये सारी दुनिया में आप देख चुके हैं ऐसे होता है। हम यहाँ पे हर डिस्कशन इसीलिए करते हैं कि मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करूं, और आप अपने नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें। सर आप आज डॉक्टर नईम पूरा दिन अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करते रहेंगे तो यही होगा, क्योंकि मेरे पीछे 3 असाइनमेंट चल रहे हैं, इसलिए कॉल आ रही है। ठीक है सर, कोई ओके, बात ये नहीं। आपकी तो कॉल थी, मैंने हमें यही मैंने था सोचा किसका शायद कॉल आपने आ रहा फोन अटेंड करना है, मैंने इसलिए स्टॉप कर नहीं, दिया मेरी सर। कॉल आ रही है, माजरत को, बेसिकली नहीं मेरे नहीं, कोई आज बात जरा नहीं एक सर, इट्स ऑडिट चल ऑलराइट, रहा है, थैंक यू। और थैंक यू। कोर का एक और सेशन चल रहा है, जो एक और टीम मेंबर कंडक्ट करवा रहे हैं, एक जगह पे प्रोग्राम चल रहा है, वहां से भी कॉल्स आ रही हैं, और बाकी मेरी टीम भी अपडेट कर रही है। आज हमारा एक मंथली मीटिंग का चैप्टर होता है, वो भी चल रहा है। तो आज 3 4 एक्टिविटीज चल रही हैं। मैं सिर्फ सेशन के लिए भी आके अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, और वरना अदरवाइज आज मैं पूरा दिन बस इधर से उधर ही था। तो दैट्स हम नाइस। बात कर रहे थे, देखें सर थैंक हमें, यू। जब हम सुनने की ताकत पैदा कर लेंगे ना अपने अंदर, तो हमारे मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। अब हम आते हैं दोबारा डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज ऑर्डर देता कौन है? फिजिशियन देता है। और आपका ये आइडिया पॉइंट बहुत अच्छा था कि जी आपने कहा 2 बजे तक साइन ऑफ हो जाए, आपके डिस्चार्जेस अर्ली होना शुरू हो जाएंगे। जी अच्छा, सर, ये हमने, हमारे पर डिपेंड करता है सर, हाँ, हमने हमारे अपने ऊपर। यहाँ पे ये पॉलिसी तय की हुई है कि जी 12 बजे तक हमें 50% डिस्चार्जेस चाहिए।
और उसके सही। बाद बकाया जो डिस्चार्जेस हैं वो आप शाम 4 बजे तक कर लें। अगर गलती से कोई डिस्चार्ज ऐसा जो रात को 8 बजे के बाद आ गया, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि जी किसने दिया, क्यों दिया, रीजन क्या था, रेफरेंस का उसके अंदर फिर कंसल्टेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑपरेशन से हम लोग, हमारी टीम, हम सब उस कमेटी का पार्ट है। वो भी कुछ 6 लोगों की सही। ये कमेटी है। फिर वो डिस्कस होता है केस। अगर वो जेन्यून है तो सही। ओके, हम कोई उसमें नहीं है। अगर वो जेन्यून नहीं है तो फिर जिसकी गलती थी, लाइक फार्मेसी से मेडिकेशन रिकंसिलेशन नहीं थी, या नर्सिंग की डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, या फिर फिजिशियन ने लेट ऑर्डर पास ऑन किया, या इमरजेंसी की रिक्वेस्ट की वजह से वो अर्ली डिस्चार्ज बन गया, प्री डिस्चार्ज प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर उसकी रिकमेंडेशन हम बाकायदा तौर पे शेयर करते हैं। तो डिस्चार्ज सही। ऑर्डर सही। फिजिशियन ने दिया, फार्मेसी बिलिंग सर्विसेज हो गई, उसके बाद आपकी नर्सिंग समरी, नर्सिंग एजुकेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। फाइनल साइन ऑफ हुआ, फाइनल साइन ऑफ होने के बाद पेशेंट चला गया। ये एक वो डिस्चार्ज प्रोसेस है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह यूज होता है, और यही इसी तरह होता है कि डिस्चार्ज फिजिशियन बता देता है। उसके बाद आपके फार्मेसी और बिलिंग के तमाम मामला क्लियर होते हैं। नर्सिंग पेशेंट की काउंसलिंग, एजुकेशन, या उसको मैं दवाइयाँ समझाना, ये सारी चीजें नर्सिंग पूरी कर लेता है। फाइनल साइन ऑफ हो जाता है, उसके बाद पेशेंट चला जाता है। सही है जी। अब बॉटल नेक कहाँ आती है? अब आपको बताऊं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल की एक एग्जांपल देता हूं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, अब अभी तो मुझे करंट नहीं पता कि लंच आवर में ये बिलिंग काउंटर बंद होता है या नहीं होता, लेकिन लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बिलिंग नहीं काउंटर सर, जो है, ऐसा कुछ। ये अ, मुझे बेसिकली इंटरनेट से एक एग्जांपल मिली थी, तो मैंने कोट कर दी। अब यहाँ पे कोई लाहौर जनरल हॉस्पिटल का मौजूद है तो वो ज्यादा वैलिडेट कर देगा इसको। तो उन्होंने कहा जी ये बिलिंग काउंटर बंद सही। होता है लंच आवर में, तो 40% डिस्चार्ज डिले हो जाते हैं। अच्छा जी, चले हम इसको कहते हैं कि जी एनी हॉस्पिटल्स में बिलिंग काउंटर बंद होता है, उसमें 40% डिस्चार्ज हो, ये बात फैक्ट है। तो जो डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है ना, वो एज अ कन्वीनियर बेल्ट की तरह चलना चाहिए। एयरपोर्ट हम सब गए हैं, हमने देखा है, प्रोडक्शन लाइन की भी हमने बात की। डिस्चार्ज इज अ कन्वेनियर बेल्ट ऑपरेशन। जैसे ना, अब आपके यहाँ पे देखें ऊपर एक आया टाइटल, अभी जो मैंने स्क्रीन पे किया है, हॉस्पिटल आर लाइक कन्वेयर बेल्ट। एक स्टेशन स्टॉप, बैकलॉग शुरू हो जाएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फार्मेसी से डिले आया, आपकी मेडिकेशन रिकंसिलेशन में डिले हुआ, मेडिकेशन इशुएंस में डिले हुआ, आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया। आपका डिस्चार्ज सब कुछ तैयार है, और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया, डॉक्टर अमरीन साहिबा ने, कि जी कंसल्टेंट साइन ऑफ, एसआर अबव लेवल के साइन ऑफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो साइन ऑफ नहीं होता, डिले है। नर्सिंग एजुकेशन प्रोविजन देनी थी, नहीं है। अटेंडेंट आपसे मिस हो गया, गायब हो गया, नहीं है, डिले है। एक प्रोसेस भी अगर आपका खराब हुआ, एक स्टेशन भी अगर आपका रोका, तो बैकलॉग आ जाएगा। सही है। तो हमेशा इस चीज के हमने बिल्कुल तरजीह देनी है हमने, और देखना भी है कि हमारा प्रोसेस में स्टॉप ओवर, शो स्टॉपर्स जो होते हैं ना, प्रोसेस के शो स्टॉपर्स, वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए। प्रोसेस शो स्टॉपर जब आपके पास आइडेंटिफाइड होंगे, तो उसका आपको रेमेडी पता होगी कि अगर ये शो स्टॉपर होगा तो उसकी मैं रेमेडी क्या करूंगा। तो प्रोसेस हमेशा इतना एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना चाहिए कि जिसके अंदर मिनिमाइज शो ऑपरेशन, मतलब शो स्टॉपर्स हो, जिसकी वजह से कोई चीज स्टॉप ना हो। और अगर कोई स्टॉप होने का चांसेस है तो उसका री इंजीनियरिंग प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए पहले से। अच्छा, कॉरपोरेट की दुनिया में प्रोडक्शन एरर्स और प्रोडक्शन मिसहैंडलिंग और प्रोडक्शन इश्यूज पे बहुत सारा थे मामला, जिसकी वजह से 3 अदद स्ट्रेटजीज दुनिया में आई, इससे ज्यादा भी हैं। 3 प्रिंसिपल्स हैं, और ये टोयोटा कंपनी को क्रेडिट जाता है कि टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले काइजन भी शुरू किया, लीन मैनेजमेंट पे भी काम किया, सिक्स सिग्मा पे भी काम किया। सिक्स सिग्मा क्वालिटी हेल्थ केयर में भी आ चुका है। तो ये जो पहली 3 स्टडी थी, जस्ट इन टाइम, जिडोका और काइजन, ये 3 प्रोसेस थे जो टोयोटा कंपनी ने अडॉप्ट किया और टोयोटा जापान ने अडॉप्ट किए थे ये। अच्छा, जस्ट इन टाइम जो है ना, जस्ट इन टाइम क्या कहता है? जस्ट इन टाइम कहता है कि जो आपके करंट प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, आप उसको एवेल्युएट कर लें, और करंट प्रोसेसेस को एवेल्युएट कर लें। जैसे नमाज का टाइम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा डॉक्टर साहब।
मेरे हिसाब से 4:40 हो रहे हैं, तो नमाज का शायद टाइम हो गया होगा वहां पे। जी। अच्छा, जस्ट इन टाइम क्या करता है कि जस्ट इन टाइम में करंट प्रोसेसेस का इवैल्यूएशन, जो आपके प्रोसेस चल रहे हैं आप पहले उसको इवैल्यूएट कर ले। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये जो प्रोसेसेस चल रहे थे, या मैं बैठ के आपको ये नहीं बता सकता कि आपके अस्पताल में जो प्रोसेस चल रहा है वो रिडंडेंट है, खत्म है, गलत है, उसको खत्म कर दें। राइट। इवैल्यूएट योर यानी कि खुद करंट। अपनी एवेल्युएशन की जाए, सबसे जी, पहले खुद अपने सिस्टम को एवेल्युएट आप किया अपने जाए। प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करें, उसके बाद जस्ट इन टाइम प्लान क्रिएट करें। कि मतलब जस्ट इन टाइम प्लान क्या चीज होती है? आपने अपने प्रोसेसेस को एवेल्यूएट किया, उसके अंदर कोई री इंजीनियरिंग की जरूरत है तो उसको री इंजीनियर करें, उस प्रोसेस को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद अपनी टीम को ट्रेन करें। सही है? अपनी टीम को ट्रेन करें, उसकी कंप्लीट उस प्रोसेस की ट्रेनिंग दें उसको। आप उसको बैठ के ये नहीं बताइएगा कि जी आज से मैंने ये प्रोसेस जो था ना, कि यहाँ से एडमिशन ऑफिस के लिए वो जी डिस्चार्ज जो है वो ऐसे होता था कि जी डिस्चार्ज का ऑर्डर जो है वो फिजिशियन साइन ऑफ करता था, आज से फिजिशियन साइन ऑफ जो है वो 2 बजे नहीं होगा, सुबह 11 बजे। आपने ये नहीं बताना है। आपने उसको उस प्रोसेस का री इंजीनियरिंग पढ़ानी है कि आपने ये 2 बजे से 11 बजे क्यों किया है। सही है? आपने कहा कि जी हम्म। फार्मेसी का बंदा, अब फार्मेसी फाइल जाती है, वो फाइल नहीं जाएगी, फार्मेसी का बंदा यहीं मौजूद होगा, वो यहीं से ही रिकंसाइल करके हमें बता देगा। तो आपने इसकी रीजन बतानी है। सही है? ये कब होगा? जब आप अपने करंट प्रोसेसेस को इवेल्युएट कर लेंगे और अपने प्लान को स्टेब्लिश कर लेंगे। तो अपने प्लान को जब आप स्टेब्लिश करेंगे तो उसके बाद आप अपनी टीम को ट्रेन करें। जब टीम को ट्रेन कर लेंगे तो उसके बाद आप एक रिलेशनशिप, यहाँ पे बताया गया कि स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। हॉस्पिटल में स्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद डिफरेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट, फार्मेसी, बिलिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेचुरल। वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के साथ आपको एक रिलेशनशिप करना है। और अब आप आए इस जेआईटी की टेस्टिंग करें कि ये काम सही कर भी रही है या नहीं कर रही, एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको चलाएं। कोई भी प्रोसेस जब आप चेंज करें तो मेरी एक बात, एक मशवरा है कि नेवर इंप्लीमेंट द प्रोसेस राइट अवे, ऑलवेज रन अ पायलट प्रोजेक्ट। पैरेलल चलाएं दोनों प्रोसेसेस को, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो कि मेरे पिछले प्रोसेस में और मेरे नए प्रोसेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। सही सही है। है? हमारे पास सर ये जो हम लैग करते हैं इसमें, ये जो ट्रेन टू ट्रेन आवर टीम, इस टीम में हम सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं लेते। ये हमारे यहाँ ये भी एक इश्यूज है। आप जिसने कुछ बिलिंग करनी है उसको नहीं शामिल किया, सिस्टर्स को बाज दफा नहीं किया, अपने डॉक्टर को बता दिया तुमने 2 बजे तक साइन करवाना है, डॉक्टर अमरीन, आप उसके कुछ बाद कह रही नहीं। हैं तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी, मुझे यही था, मैंने कहा सर हमारा ये जो आपने ट्रेन योर टीम, इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को बाज दफा मिस कर देते हैं। हमारे सिस्टम में हम सबको नहीं शामिल करते, मीटिंग्स बिल्कुल नहीं होती प्रॉपरली। हम सिर्फ अपने डॉक्टर को कहते हैं, जो बाकी स्टाफ है, जो बाकी इश्यूज हैं, मुझे लगता है वो लिंक मिसिंग, ये हमारा एग्रीड। मैं यही ये देखे, मिसिंग है। मैंने मैंने एक चीज पढ़ी। मुझे एक सम वे बैक मुझे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक वर्कशॉप करने का मौका मिला। किसी सीनियर रिसोर्स करा रही थी एक, और उन्होंने उसमें हमें एक ही चीज पढ़ाई कि प्रोसेस जब डेवलप करते हैं ना और प्रोसेस को एवेल्युएट करते हैं, तो जो उस प्रोसेस से रिलेटेड आपका स्टेक होल्डर है, आप उसको उस प्रोसेस में शामिल करें। जब आप उसको उस प्रोसेस में शामिल करेंगे तो देखिए, जो ग्राउंड ऑपरेशंस की टीम होती है ना, मैं बैठा हुआ हूँ एक सुपरविजन लेवल पे, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, मुझे ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं उस लेवल से उठता हुआ ऊपर आया। लेकिन राइट नाउ जो ग्राउंड ऑपरेशंस की टीम वहां बैठी हुई है, वो आपको बेहतर एक क्लियर पिक्चर दे सकती है, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके प्रोसेसेस में कहाँ कहाँ कोई लैकिंग आ रही है। सही है? सही सही। इसके बाद है सही। जिडो का प्रोसेस। जिडो का प्रोसेस क्या कहता है कि आप अपने प्रोसेस में से एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एबनॉर्मल है, उस प्रोसेस को स्टॉप कर दें सबसे पहले। फिर आप ये देखें कि वो एबनॉर्मल क्यों था, तो उसको आप सही करें। सही है? री इंजीनियरिंग करें, और जिस वजह से वो प्रोसेस एबनॉर्मल हुआ था उस रूट को उसको परमानेंटली एलिमिनेट करें। सही है? वो आपका पार्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। सही है? तो ये टोयोटा ने दोनों प्रिंसिपल्स यूज किए, और
इस पे टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज भी की, अपना आउटकम भी बेहतर किया, अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, और लीन मैनेजमेंट सिक्स सिग्मा की अवार्ड सर्टिफिकेशन सारी चीजें उन्होंने वहां से कंप्लीट की। सही है जी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा कि नमाज का टाइम अगर आप लोगों का वहां हो गया है तो वो भी मुझे बता दें, हम यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, तो फिर मैं अगली पार्ट को आगे कंटिन्यू करूँ, वरना मैं आगे चलता रहूँ। जी हमारी तरफ से तो चलें, बाकी बाकी डॉक्टर इसमें नहीं। बता देंगे। जी डॉक्टर नहीं, आप मौजूद हैं? 5 बजे ब्रेक, 5 बजे ब्रेक ले लें सर, 5 बजे आप नमाज पढ़ लीजिएगा। आप कराची से आपका टाइम होगा, हम 5 मिनट की ब्रेक लेके रिफ्रेश कर लें, 10 मिनट। सही है सर। आप लोग का नमाज का टाइम कितने बजे होगा? सर हमारे यहाँ तो नमाज का टाइम है 4:45, तो लेकिन अब नमाज की तैयारी करके अगर जमात से पढ़नी होती तो फिर लेट हो गई ना, तो आपके यहाँ कराची में मेरे ख्याल में 5 होगा, 5 असर की नमाज। जी तो सर, तो अब फिर हम हम 10 5 पे मिनट कंसेंसस कर लें। हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं नमाज का। ठीक हो अभी गया। अभी ले रहे हैं ठीक है। ब्रेक? जी जी, सब ले लें, आप लोग भी ब्रेक लेके अपनी नमाज पूरी कर लें सर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक थैंक यू। थैंक यू। हम नमाज के बाद 10 मिनट बाद मिलते हैं। ओके ओके ओके। ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज। सही है। तो इसके ऊपर पूरी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं इसके ऊपर, एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड आइटम्स की। सही है कि आप अपने उन आइटम्स को एलिमिनेट कर दें अपने प्रोसेस से जिससे कोई फायदा नहीं हासिल हो। सही है। तो टिल द सही टाइम है। योर होल टीम विल बी accumulated and sitting together with one idea, one vision, one mission, one concept, जब तक काइजन अप्रोच एक्सेप्ट हो आती ही नहीं है। सही है जी। तो जब काइजन यूज करेंगे आप कि every member of the unit is involved in small improvement, तो JIT भी प्रोसेस हो जाएगी, जिडोगा भी प्रोसेस हो जाएगी।
सही। अब अगर जिडोगा की बात करें और हम इसको हॉस्पिटल एग्जाम्पल में लेके देखें तो एग्जाम्पल क्या है कि नर्स स्टॉप डिस्चार्ज व्हेन मेडिकेशन मिसमैच इज फाउंड। मेडिकेशन ऑर्डर में कोई मिसमैच था, नर्स ने डिस्चार्ज स्टॉप कर दिया। क्या हुआ? ये नर्स को अथॉरिटी दी है ना आपने, उस प्रोसेस में उसको वो अथॉरिटी मिली है कि वो स्टॉप कर सकती है। इससे क्या होगा? आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी प्रोसेस की, और एरर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, वो मरीज तक ट्रांसफर नहीं होंगे। सही है। फॉर एग्जांपल, यही मिसमैच मेडिकेशन का डिस्चार्ज ऑर्डर मरीज को चला जाए और वो गलत दवाइयां खाना शुरू कर दे, उसका एक क्रिटिकल केयर पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। सही है। ठीक। इसीलिए कहते हैं कि रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है ना, वो एक कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। सही है। इससे क्या होता है? आपका ये टीम रिड्यूस हो जाता है, एडवर्स इवेंट्स कम हो जाते हैं, और पेशेंट की डिससेटिस्फेक्शन भी बहुत कम हो जाती है, पेशेंट सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। सही है। तो ऑटोमेशन प्रोसेस है, ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। प्रोसेस में ये डिफाइन होना चाहिए कि ये काम मिस्टर एक्स की जिम्मेदारी है, ये काम मिस्टर वाई की जिम्मेदारी है, ये काम मिस्टर जेड की जिम्मेदारी है। यहाँ पे मिस्टर से मुराद उस बंदे की नहीं है, मिस्टर से मुराद उस यूनिट के स्टाफ डिपेंडेंट स्टेक होल्डर की है। फॉर एग्जाम्पल, ये फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सीनियर रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये रेसिडेंसी लेवल की जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ये चीज यहाँ से नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, और उसके बाद ये चीज हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। जब आप प्रोसेस के अंदर इन सारी चीजों को मैप कर देंगे तो आपके प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे और आपके डिस्चार्ज टाइमली होना शुरू हो जाएंगे। सही है। सही। हम यहाँ पे ये नहीं समझने के लिए बैठे कि कैसे डिस्चार्ज कैसे करना है, हमें ये देखना है कि डिस्चार्ज स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, जिसकी वजह से आपका इनपुट बेहतर हो जाए, आपका इनपुट एफिशिएंट हो जाए, ईआर का कंजेशन और इलेक्टिव वेटिंग लिस्ट का जो कंजेशन है वो मिनिमम हो जाए, पेशेंट का नॉन वैल्यू एडेड वेट टाइम मिनिमम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इस हद तक के खत्म हो जाए। सही है। ऊपर इसका टाइटल दिया सही। है स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, कि एक बॉल मूव करने से ना आपकी कितनी सारी इम्पैक्ट्स आते हैं। सही है। फिर जेआईटी क्या कहता है? जेआईटी कहता है कि डिलीवर व्हाट्स नीडेड व्हेन नीडेड। आसान अल्फाज में कहें कि जी, सही रिसोर्स सही जगह पे मौजूद हो और सही टाइम पे मौजूद हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कोड कीजिए, फार्मेसी जो है वो मेडिकेशन डिस्चार्ज मेडिकेशन प्रिपेयर करेगा आफ्टर ऑर्डर कंफर्मेशन, आफ्टर डिस्चार्ज कंफर्मेशन, ना कुछ घंटे पहले ना कुछ घंटों बाद। जैसे ही उसको डिस्चार्ज ऑर्डर की कंफर्मेशन हो जाएगी तो वो अपने मेडिकेशन जो डिस्चार्ज मेडिकेशन है वो प्रिपेयर कर ले। सही है। इससे क्या होगा? आपकी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने पहले प्रिपेयर कर ली मेडिकेशन, डिस्चार्ज मेडिकेशन में डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयां लिखी हैं, उसने 4 प्रिपेयर कर ली मरीज की डिजीज को देखते हुए। इन्वेंट्री वेस्ट, डिलेज, अब उसको रीवर्क करने हैं तो रीवर्क की वजह से बेड ब्लॉक हो जाएगा, डिस्चार्ज डिले हो जाएगा। तो आपके जो टर्न अराउंड टाइम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, पेशेंट फ्लो इंप्रूव हो जाता है। सही है। तो राइट रिसोर्स शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये आरपीटी मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, आर 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 स्क्वायर पीटी मैं कहता हूं इसको। आर इज फॉर राइट रिसोर्स प्लेस एंड टाइम। सही है। ये मैंने अपने ऑफिस में ना एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है, ऊपर एक राइट का निशान मारा हुआ है और आगे लिखा हुआ है रिसोर्स प्लेस एंड टाइम। सही है। और रोज सुबह मैं अपनी टीम को ना उसको कहता हूँ, इसको देखते हुए चले जाओ बस। अब वो पिछले ये तकरीबन 8 महीने पहले मैंने ये प्रिंट आउट लगाया, कलरफुल, एक ग्रीन कलर से राइट है, उसके बाद एक पीपल की एक तस्वीर बनी हुई है और पीपल लिखा हुआ है, टाइम के लिए घड़ी बनी हुई है और टाइम लिखा हुआ है आगे, प्लेस के लिए एक बिल्डिंग का नक्शा लगाया और आगे प्लेस लिखा हुआ है। अब जब मैंने उनको 8 महीने तक बाकायदे तौर पे हफ्ते में 5 दिन मिनिमम उनको दिखाना शुरू किया, तो आज वो खुद कहते हैं कि सर, ये रिसोर्स जो है ये राइट टाइम पे यहाँ होनी चाहिए थी, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस सही हो जाता। ये अगर हाउस कीपिंग स्टाफ अगर जब बेड क्लीनिंग के टाइम पे डिस्चार्जेस अगर हम इसको पहले बता दें कि जी दोपहर को सुबह 10 बजे 2 है, 11 बजे फिर 2 डिस्चार्ज है, 12 बजे 1 है, तो वो बेड क्लीनिंग टाइम
के वक्त मौजूद होगा, राइट रिसोर्स राइट प्लेस राइट टाइम फॉलो करेगा, तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो इम्पैक्ट आपको ग्राउंड ऑपरेशंस की टीम बता रही होती है। बात वही है कि आप उनको जब इन्वॉल्व करते हैं, जब उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताना शुरू होते हैं। और जब आप उनको बताना शुरू हो जाते हैं कि जी ये रूट है, ये प्रिंसिपल है, ये रिसर्च है, ये स्टडी है, ये एक थॉट है, तो वो काम करना अगर, लेकिन मकसद ये है कि आपको उसको रोज पढ़ाना पड़ता है। सही है सही बात है, एनर्जीज लगती हैं सर इन सारे कामों में। जी। आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने कहा सर एनर्जीज लगती हैं ये सारे कामों में। जी जी, ये बिल्कुल एनर्जीज लगती हैं, और डेफिनेटली लगती हैं। ऐसा, हाँ, एक देखें, छोटी सी इम्प्रूवमेंट के लिए भी एनर्जी लगती है। हमारा देखें, दरअसल ये भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हमें बिल्कुल लगता मैं, है एक दफा मैंने कहा और बस ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता। जी लेकिन डॉक्टर साहब एक और मसला और भी है ना, वो ये है कि जैसे ये डॉक्टर साहब जो पढ़ा जी 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 डॉक्टर क्लिनिशियन है, मोहसिन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह सुबह 8 बजे आपको, ठीक है, सर आपकी आवाज सही उसके नहीं है। बाद आप उसके बाद क्लास आए, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है अब डॉक्टर मेरी मोहसिन, आप आवाज बताइए क्या कह रहे थे, सुबह 8 बजे क्या? सुबह 8 बजे सर हम आते हैं तो हमारी तो मीटिंग शुरू हो जाती है ना। जी आप जिस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में करता हूँ, ठीक है, आपको आपको डॉक्टर ने नाम दिया है, उसके बाद उन्होंने भी करना है, भी लेते हैं, उससे किताब लेनी, और उसके बाद जो आपके नौकरी देनी है, emergency देनी है, तो हम सर, माजरत माजरत, मैं इंटरप्ट करूंगा, बिल्कुल आपकी वॉइस डिस्टॉर्टेड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जी क्या कह रहे हैं। ऐसे ही है, आवाज सही नहीं है सर। आप दोबारा प्लीज बोल सकते हैं, माजरत का साथ सर, मैं माफी चाहता हूँ कि आपको बीच में मैंने रोका है। अब आ रही है आवाज मेरी? अभी आप बोलिए। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं। डॉक्टर मोहसिन, आप भले अपना सवाल चैट में लिख दें, मैं उसको पढ़ के वहां से फिर आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये सर कुछ बात कर रहे थे कि सुबह 8 बजे आते हैं और आपका काम वहीं से शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह की बात शुरू हुई थी, आगे के अल्फाज मुझे समझ में नहीं आए। तो मैंने जब इन पेशेंट का चार्ज लिया था, मैं आपको एक यहाँ पे शेयर करता हूँ चीज। जब मैंने इन पेशेंट का चार्ज आज से 5 साल पहले लिया, मुझे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके हैं काम करते हुए ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ओके। और मैंने एग्जैक्टली 10 साल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम किया एज एन ऑपरेशन मैनेजर, और डिफरेंट लेवल्स पे काम किया। आई जॉइंड एज अ कोऑर्डिनेटर, और वहां से तरक्की करते करते आई केम बिकम एन हेड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। फिर आई गॉट अ चांस कि मैं इन पेशेंट मूव हूँ, इन पेशेंट एडमिशंस, डे केयर्स, क्रिटिकल एरियाज, ये सारे मैं अभी भी देख रहा हूँ। तो मैंने जब इन पेशेंट का चार्ज लिया ना, तो मैंने अपने टीम को जब जमा किया, जो ऑपरेशंस की टीम है, जो फैसिलिटी सपोर्ट करती है, जो जो सपोर्ट रोल अदा करती है, फिजिशियंस को सपोर्ट रोल में जो ऑपरेशंस के लोग वहाँ बैठे होते हैं, जो काउंटर पे, वार्ड के अंदर काउंटर पे एक यूआर बैठता है, सही है, जो आपके डिस्चार्जेस को प्रोसेसेस करवाता है, आपके पेशेंट की लॉजिस्टिक्स को प्रोसेस करता है, सारी चीजें। तो मैंने एक उनको चीज बताई कि जी आप सब चैंपियन है, सही है जी, ये सही। 3C स्टोरी एक है, सही है। तो ये मैंने इनको बताया कि जी ये 4C, एक एक चौथा सी मैंने ऐड किया है, और वो है चैंपियन। आप सब चैंपियन हैं, सही है। चैंपियन में आपको, जो चैंपियन के जो मेरी तर्जुमा है ना, वो ये है कि चैंपियन इज ऑलवेज कर्टियस, ही इज वेरी हम्बल, ही इज अटेंटिव, ही इज मास्टर ऑफ हिज प्रोसेस। उसको एक उसका एक पोटेंशियल होता है उसके अंदर इनिशिएटिव लेने का तरीकाकार होता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को देखता है, और वो नेटवर्किंग करता है। ये मेरी चैंपियन की अपनी डेफिनेशन है, सही है। ही इज ऑलवेज अ चैंपियन, एवरीबडी इज अ चैंपियन। जिनके अंदर ये तमाम सलाहियत मौजूद है, हर इंसान में ये सलाहियत मौजूद है, वो कर्टियस भी होता है, वो हम्बल भी होता है,
वो अटेंटिव भी होता है, सही है, वो मास्टर भी होता है अपने प्रोसेस को समझने में, सही है, वो पोटेंशियल भी रखता है, वो इनिशिएट भी करता है, वो अपॉर्चुनिटी को कैच भी करता है और उसको नेटवर्किंग भी करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको चैंपियन तक ले जाने में ना, उस प्रोसेस के चैंपियन तक ले जाने में, उस एरिया के चैंपियन तक बनाने में ना, करना ही होता है कि ये इंसान की अपनी एक नेचर है, ये इंसान का अपना है कि जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट होगा ना, मैं उस चीज में चैंपियन हो जाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट है जी गाड़ी चलाने का, मैं गाड़ी चलाने में चैंपियन हूँ। मेरा इंटरेस्ट, मुझे एज अ लीडर मुझे मेरे टीम का इंटरेस्ट डेवलप करना है कि आई कैन राइज देम एज अ चैंपियन। अब मैंने इस चैंपियन की भी एक प्रिंट आउट निकाला, उसके नीचे ये सारे अल्फाज लिखे, सी से ये है, पी से ये है, एम से ये, जो भी ये लिखे जो मैंने अभी आपको बताया, और ये हर अपने वार्ड में ना एक कलरफुल तस्वीर जो है ना वो जाके चिपका दी। मैंने कहा तुम सब ये चैंपियन हो मेरे लिए, तुम नॉर्मल इंसान हो ही नहीं, तुम अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे आला हो और सबसे बेहतरीन हो और सबसे बेहतर सोचने वाले हो, तो तुम सब चैंपियन हो, और तो अब चैंपियंस की तरह काम करो। मैं आपको रियल स्टडी बता रहा हूँ, और मैं इस वक्त इसके ऊपर बहुत फोकस करके मैं अपने डेली हडल में इस पर बात भी करता हूँ। और मैंने ये रियल मेरी ऑब्जर्वेशन है ऑन माय फॉर माय ग्राउंड स्टाफ टीम के, यस आई हैव सीन अ गुड चेंज इन दैम। उनके अंदर वो आप कहते हैं ना, वो एक रोशनी आई है, वो एक दिमाग में एक सलाहियत उजागर हुई है, जाग गई है कि जी उनको इंटरवेंशन करनी है। उनको प्रोसेस गलत अगर कहीं हो रहा है, मिस हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको रोकना है, और रोकने के बाद उसको सही करना है। सही है, देखे, एक हमारा इंप्रेशन था, मेरा भी इंप्रेशन शुरू में था कि यार मैं डॉक्टर से कैसे बोलूंगा, मैं नर्स से कैसे बोलूंगा, डॉक्टर मुझे कैसे बताएगा। जब हम आपस में नेटवर्किंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है। सही है, तो ये तो जेनेरिक एक दो चीजें थी जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, वो मैंने आपसे डिस्कस की। सही है। इसके बाद एक चीज आती है, वो है काइजन, जो हमने पहले बात की थी। काइजन क्या है? कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, एवरी डे, एवरी वन, एवरीवेयर, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। डेली बेसिस पे सुबह से उठ के आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नर्सिंग की एग्जाम्पल देते, नर्सिंग नर्सिंग टीम ने बैठ के एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपनी डिस्चार्ज चेकलिस्ट को रीडिजाइन किया, जिसकी वजह से उन्होंने 30 मिनट बचा लिया पर डिस्चार्ज। हो सकता है डिस्चार्ज चेकलिस्ट ही इतनी लंबी बना दी हो कि उसको भरते भरते ही 15 मिनट लग जाते हो, फिर उसको समझाते समझाते उसमें टाइम लग जाता है, तो उन्होंने उसको रीडिजाइन किया, बेहतर हो गया। क्या हुआ? ओनरशिप, ओनरशिप प्रमोट होती है, टीम वर्क प्रमोट होता है, इनोवेशन होती है। सही है। तो ये सारे वही चैंपियन वाली बात है, सारे चैंपियन होते हैं, बट इंटरेस्ट आपको डेवलप करना होता है, बीइंग अ लीडर। क्योंकि हम उस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, हम अपने डिपार्टमेंट में उस लेवल पे बैठे हुए हैं कि हम लीडर हैं। हम अपने सही। डिपार्टमेंट को लेके चलना है हमें, तो हमें उनको बताना होता है, हमें उनको समझाना होता है, और शुरू में ये बहुत मुश्किल काम है, जी बिल्कुल। बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ अमल है किसी को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, और अपने Yes. बेहतर प्रोसेस, जो आप कहते हैं बेहतर प्रोसेस है, जिसके अंदर मरीज का आउटकम अच्छा हो जाएगा, उसमें उस सांचे में ढालना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। क्योंकि मेरी एक प्रैक्टिस है और अरसे दराज की है, मैं उस प्रैक्टिस को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल बिल्कुल। काम है। लेकिन मैं रोज रोज जब उसको बताऊंगा, उसको रोज रोज पढ़ाऊंगा, और डेली बेसिस पे जब उसको इवेंट्स के साथ प्रूफ करना शुरू कर दूंगा, समझाना शुरू कर दूंगा, तो चेंज आएगा। तो काइजन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। सही है। अब ये सही। जो चीज है ना, जिडोका जो है वो क्वालिटी पे बात करता है, जस्ट इन टाइम जो है वो एफिशिएंसी पे बात करता है, काइजन सस्टेनेबिलिटी पे बात करता है कि आप सस्टेनेबल एफिशिएंट एनवायरनमेंट बना दें, जिससे पेशेंट की क्वालिटी बेहतर हो जाए। अब अगर आप इसको इस फ्रेम में लें कि ये पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच डिफाइन करती है, सस्टेनेबल होनी चाहिए। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच भी ये कहती है सस्टेनेबिलिटी हो, जो आपका प्रोसेस हो वो सस्टेनेबल हो, वो आज है कल ना हो, ऐसा ना हो, एफिशिएंट हो, जी। और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर कर रहा हो। सही है। अब ये एक नीचे आप तस्वीर देखें, जिसमें एक वो लाल अदर बॉल है, वो जब वो हिट होगी दूसरी सिल्वर बॉल्स पे, तो वो सारी बॉल्स मूव होंगी। इसका मतलब है कि अगर कहीं एक प्रोसेस आपका मैं इस तस्वीर को ऐसे लेता हूं कि अगर आपने एक प्रोसेस आपका सही नहीं था,
आपने उसको होल्ड किया, बेहतर किया, एलिमिनेट किया, रीडिजाइन किया, री इंजीनियर किया, उस प्रोसेस के साथ मैच कर दिया, अब वो पूरा एक सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो एवरी स्टेप क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। यहाँ पे एक अभी बस डिस्कस करते करते आपसे बात आई, वो अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स ऑलवेज बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। हमेशा जो हजारों मील के जो सफर होता है ना, उसको पहले कदम से स्टार्ट होता है ना। जब आप पहला कदम लेंगे तो हजारों मील का सफर तय कर पाएंगे। तो वो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। तो वो पहला कदम तो हम सब ने लेना है ना, क्योंकि हम उन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम कदम लेंगे तो लोग हमारे लिए, हम हमें उनको अपने एज एन एग्जाम्पल लेके चलना है, हमें उनको अपने अपने आप को एग्जाम्पल बना के उनके सामने पेश करना है। ये एक केस स्टडी है। 40% ऑफ द बेड्स वर ब्लॉक आफ्टर डिस्चार्ज ऑर्डर। तो कोई इन्होंने बताया कि जी 11 AM डिस्चार्ज टारगेट और डिस्चार्ज लाउंज की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की। तो उससे क्या हुआ जी? उससे ये हुआ कि जी आपका जो बेड टर्नओवर है वो 22% से बढ़ गया और ER वेटिंग टाइम 35% से डाउन हो गया। सही है, जस्ट अ सिंपल स्टेप। आप जहाँ डिस्चार्ज 2 बजे कर रहे थे वहां पे 11 बजे लेके आ गए। जब आप 11 बजे लेके आ गए तो आपका वेट टाइम भी कम हो गया, बेड टर्नओवर भी बढ़ना शुरू हो गया। सही है, बेड टर्नओवर अब आप कहेंगे कि जी वो तो 4 बजे भी डिस्चार्ज होता तो उसकी जगह 4 बजे मरीज आ जाता। देखिए, बेड टर्नओवर हमेशा आवर्स पे कैलकुलेट होता है। जितने आवर्स का स्टे होता है उस लेंथ ऑफ स्टे पे कैलकुलेट होता है। तो बेड टर्नओवर जो है बढ़ जाएगा जब आप अपने डिस्चार्जेस को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, डिस्चार्ज को विद इन टारगेट टाइम कर लेंगे। आप लोगों ने अपनी टीम में ये काम करवाने की बहुत अच्छी जरूरत है कि आप एक इंटरनल डिफाइन करें अपना टारगेट, और उस टारगेट से आइडेंटिफाई करें कि जी मैं टारगेट कितना मीट करना। सही है। इनिशियली वो टारगेट डिविएट हो रहा हो, इनिशियली वो टारगेट में नॉट मेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब आप उसको डेली डिस्कशंस में लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे, उसकी अफादियत बताना शुरू करेंगे, उसकी रीजनिंग होगी, और जब लोगों को समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो जो जो आपका टारगेट के करीब करीब आप आता रहेंगे, और एट वन टाइम यू विल बी ऑन योर टारगेट। सही है। डिस्चार्ज चेकलिस्ट की बात करें अगर हम, तो डिस्चार्ज चेकलिस्ट में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और क्या क्या होते हैं, उनका रीजन क्या क्या है। सही है। डिस्चार्ज चेकलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, डिस्चार्ज चेकलिस्ट में मेडिकल रेडीनेस, मतलब डॉक्टर की तरफ से डिस्चार्ज ऑर्डर वेरीफाइड है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, तमाम उसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हैं, फॉलो अप अपॉइंटमेंट वगैरह उसके नोट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो इससे इसका आउटकम क्या है कि पेशेंट क्लिनिकली रेडी है और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। तो ये इसका पर्पस है, आउटकम है। मेडिकेशन रिकंसिलिएशन है, आपकी मेडिकेशन की लिस्ट फाइनल हो, वेरीफाइड हो। सही है। पेशेंट को समझा दिया गया हो। सही है, ताकि वो कोई एरर ना कर सके पोस्ट डिस्चार्ज, कि वो गलत वक्त पे गलत दवाई, गलत डोज की दवाई ना खा ले। सही है। पेशेंट एजुकेशन है, आपने उसको पूरी डिस्चार्ज समरी बताई, होम केयर बता दिया, डाइट बता दी, अगर कोई जख्म है तो जख्म की केयर मैनेजमेंट बता दी। अगर इसके बावजूद भी कोई मसले मसाइले, तो आपने कोई कांटेक्ट नंबर है या कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका, कोई इमरजेंसी रिसोर्स है आपकी, आपने उसकी डिटेल दे दी। इससे क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट भी बहुत अच्छा होगा। फिर आप आ जाएं जी बिलिंग और फार्मेसी क्लियरेंस, ये भी डिस्चार्ज का हिस्सा है, डिस्चार्ज चेकलिस्ट का हिस्सा है। आपने चेक लगा दिया जी, फाइनल बिल क्लियर हो गया है, फाइनल फार्मेसी से क्लियरेंस हो गया, अगर कोई रिफंड था तो वो रिकनसाइल हो गया, मिल गया। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज खत्म हो जाते हैं। बेड लिनन हाउस कीपिंग एंड ऑपरेशनल क्लोजर, बेड लिनन इक्विपमेंट रिमूव, पुराना आपने बिस्तर से चादर हटा ली, नई चादर बिछा दी, टर्मिनल क्लीनिंग अगर होने की जरूरत थी तो हो गई। बेड स्टेटस आपके सिस्टम में आपकी फाइल पे अपडेट हो गया। सही है, तो क्विक बेड ओवर। सही है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन साइन ऑफ में बात आती है, तो तमाम फॉर्म साइन हो गए, पेशेंट को उसकी कॉपी चली गई, सिस्टम अपडेट कर दिया गया। तो आपका रिकॉर्ड जो और एक्यूरेसी भी आ जाती है और लीगल आपकी सेफ्टी भी हो जाती है। सही जी, ये डिस्चार्ज चेकलिस्ट है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास किन किन अस्पतालों में स्टैंडर्डाइज डिस्चार्ज चेकलिस्ट फॉलो होती है। जो यहाँ अभी लोग मौजूद हैं उनमें से किन के अस्पताल में डिस्चार्ज चेकलिस्ट स्टैंडर्डाइज तरीके से फॉलो होती है? एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है जो आप चेकलिस्ट भरते हैं हर मरीज को। सर हमारे तो सरकारी हॉस्पिटल है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, डॉक्टर मोहसिन क्या कह रहे हैं आप?
बस ये मेरी आवाज़ का मसला है, तो फिर कहने का फायदा नहीं है। सर आपकी आवाज कुछ डिस्टॉर्टेड हो दुल्हन रही है। ब्रेक होती है। हाँ, लेकिन आप बात कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चेकलिस्ट तो नहीं होती, डिस्चार्ज स्लिप ही होती है सिर्फ। अच्छा, सही है। वी हैव अ डिपार्टमेंटल डिस्चार्ज स्लिप विच वी फिल एंड गिव टू पेशेंट। ये डिस्चार्ज वो स्लिप है जो पेशेंट्स को मिल जाती है। सही है, आप कह रही हैं कि इसके अंदर तमाम डेमोग्राफिक्स और तमाम इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड होती हैं। सही है, हमने यहाँ पे एक चेकलिस्ट क्रिएट की हुई है। जब हम डिस्चार्ज फाइनल कर रहे होते हैं ना, जब डिस्चार्ज समरी दे रहे होते हैं, तो हम ये एक चेकलिस्ट बनाई हुई है और उसमें यही सारी चीजें, डॉक्टर डिस्चार्ज फाइनल, यस टिक लगा दिया, वाइटली स्टेबल है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन उसको मिल गई, मेडिकेशन वेरीफाई हो गई, फार्मेसी के, हम चेकलिस्ट पे चेक लगा देते हैं और उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं, ताकि हमने ये प्रैक्टिस इसलिए शुरू की कि हमारी डिस्चार्ज जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो, सारी चीजें उसमें मौजूद हो। सही है जी। डॉक्टर मोहसिन, आप चैट पे अगर अपना कमेंट लिख दें या प्लीज इस बोलें, मतलब माजरत वो डिस्टॉर्टेड थी, आवाज नहीं समझ में आ रही थी, वरना आप चैट में लिख दें प्लीज। मैंने लिख दिया है सर। जी, क्या आप बोले सर, आपकी आवाज अब आ रही है, बोले। सर मैंने कहा कि मैंने लिख दिया है। हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, जी जी। इसलिए हमारे यहाँ तो ये पहले 3 काम होते हैं ना। एक तो मेडिकल रेडीनेस वाला काम होता है, डॉक्टर डिस्चार्ज ऑर्डर वेरीफाई करता है, उसको पेशेंट वाइटली स्टेबल होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, उसको फॉलो अप अपॉइंटमेंट अपना जो ओपीडी का नंबर है वो वगैरह बता देते हैं हम। उसके बाद उसकी एजुकेशन कर देते हैं कि भाई आपकी ये डाइट होगी, होम केयर आपने ये करनी है, और अगर कोई डायबिटिक फुट है या कोई उधर वूंड है तो उसके बारे में बता देते हैं। और बाकी जो हमारी जो रिकंसलेशन ऑफ द मेडिकेशन होती है वो क्योंकि हमारा पेशेंट है तो उसकी अपनी विल है ना, वो कहाँ से जाके लेता है। तो बाकी हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जो हमारी बिलिंग वाला मसला नहीं होता कि भाई उसमें कोई बिल क्लियर कराने हो। और जो हाउसकीपिंग और ऑपरेशनल फ्लो ईयर, ये अब आपका जो पॉइंट है, ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये होता है। जो स्टाफ नर्स होती है, जो नर्सिंग हमारी केयर है, ये उसके जिम्मे होती है। तो सही। वो वो ये बातें और ये काम वो देख रही होती हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ यानी हर पेशेंट के जाने के बाद बेड को एज इट इज़ प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि वो अगली मॉर्निंग पे आके जो बेड शीट्स आती हैं उनको वो चेंज करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि डेली करते हैं, शायद सरकारी हॉस्पिटल में तो ये 2 या 3 दिन के बाद है। तो हमारे यहाँ तो ये इस तरह है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आपके पास बिलिंग सर वाला पॉइंट नहीं है। मैं सर डॉक्टर मोहसिन की बात से बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर मोहसिन की बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पे बिलिंग वाला पॉइंट और फार्मेसी वाला पॉइंट जो है ना, वो बिल्कुल नहीं है हमारे चेकलिस्ट के अंदर। जी। और दूसरी जो टर्मिनल क्लीनिंग वाला है, वो सर आप ज़रा वाजे कर दीजिए कि टर्मिनल क्लीनिंग से क्या मुराद है, उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं टर्मिनल क्लीनिंग में, और यानी कि किन चीज़ों का, यानी कि हमारे तो सिर्फ बेडशीट चेंज की जाती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जाता। तो क्या क्या किया जाना चाहिए एक्चुअली। सर देखिए, दो दो पार्ट होते हैं क्लीनिंग के। एक होती है जनरल क्लीनिंग, एक होती है टर्मिनल क्लीनिंग। जनरल क्लीनिंग में ये है कि जो मरीज हमारे पास एडमिट हुआ जो विदाउट एनी इन्फेक्शन था, तो जब वो जाता है तो हम क्या करते हैं जी, एक अदद अल्कोहल कंटेंट का हमारा एक सोल्यूशन होता है, उससे हम अपने बेड को साफ करते हैं। नई शीट मैट्रेस, क्योंकि वो मैट्रेस के ऊपर आपका एक कवर होता है, उसको साफ करते हैं। सही है, उसकी बेड साइड वगैरह ऐसे कपड़े से साफ कर ली, उसके बाद नई शीट बिछा दी, पेशेंट की नए नए सर पेशेंट की सर आईडी सर वगैरह लगा दी। जी जी सर जी। मैट्रेस होता है, उस शीट होती है वो कपड़े की शीट होती है या रेगजीन की शीट होती है जिसको आप साफ करते हैं? क्योंकि सर जो देखें, बेडशीट तो बेड कपड़े की भी होती है। सही है, और हमारे यहाँ पे जो कैंसर के जो बच्चे हैं, ऑन्कोलॉजी के जो पेशेंट हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे बेडशीट यूज नहीं होती, वो टिश्यू रोल्स यूज होते हैं। हर पेशेंट पे वो टिश्यू रोल चेंज हो जाता है। ये मैं आपको जनरल क्लीनिंग की बात बता रहा हूँ कि एक आप वेट क्लोथ से, जिसमें माइनर एक अल्कोहल कंटेंट सॉल्यूशन शामिल होता है, उस वेट क्लोथ से आप बेड को क्लीन करते हैं, कार्डियक टेबल को क्लीन करते हैं, बेड वॉल यूनिट को क्लीन करते हैं और नई शीट बिछा देते हैं। ये हो गई जनरल क्लीनिंग।
अब आप आ जाए टर्मिनल क्लीनिंग में। टर्मिनल क्लीनिंग में बेड पूरा वॉश होता है। अच्छा, टर्मिनल क्लीनिंग हम कब कराते हैं? टर्मिनल क्लीनिंग हम उसके लिए लाजमी करवाते हैं जो इन्फेक्टेड मरीज उस बेड पे था, सही है, तो वो पूरा बेड वॉश होगा। उसके जो कर्टन्स हैं उस बेड के अतराफ में जो लगे हुए हैं वो चेंज होंगे। उसके तमाम वहाँ पे जो भी यूटेंसिल्स वगैरह जो यूज हुई हैं वो सब रिमूव होंगी, सही है। उसका आईवी पोल अगर वहाँ पे मौजूद था तो वो क्लीन, वो वॉश होगा पूरा थर्ली। उसके बाद उसकी वॉल, फ्लोर वगैरह सब कुछ ब्लीच से क्लीन किया जाएगा, और उसके बाद नई बेडशीट बिछाई जाएगी। ये टर्मिनल क्लीनिंग क्लीनिंग प्रोसेस है पूरा, सही है। मैं एग्री करता हूँ कि जी टर्मिनल क्लीनिंग प्रोसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं फॉलो होता होगा, और ये भी बात डॉक्टर मोहसिन की मैं मानता हूँ और एग्री करता हूँ कि हाँ जी, वो सुबह आके एक दफ़ा में जब बेडशीट तैयार कर दी, या 2 दिन के गैप से या 3 दिन के गैप से या सेकंड डे जो भी, वही होता होगा, हर मरीज में नहीं चेंज होती होगी। लेकिन क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ता है, इससे क्वालिटी केयर कॉम्प्रोमाइज होती है, इस वजह से हमने इस पॉइंट को यहाँ रखा है। और जहाँ तक बात रही बिलिंग एंड फार्मेसी की, मुझे पता है कि जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्रोसेस नहीं होता, बट क्योंकि ये जेनेरिक पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, तो इस वजह से ये कंटेंट इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको जनरलाइज भी पता हो, और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी आप उसमें से चीज़ें ड्राइव कर सकें। अच्छा सर, एक चीज़ और डिस्कस करनी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी स्टूडेंट लाइफ से ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो संडे को हमारे वार्ड को क्लोज करके उसको सर्फ वगैरह डाल के उसके जो फ्लोर है ना वो उन सारों को वॉश किया जाता है। जी। और अब जो है महीने में एक दफ़ा हम उसकी फ्यूमिगेशन करते हैं कि पूरे हम्म। वार्ड को फिर वो 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। सही। अच्छा वो, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि जो इन्फेक्टेड मरीज होते हैं उनकी तमाम चीज़ें जो चेंज होती हैं या उनको आप क्लेरिफाई करते हैं, यूटेंसिल्स उनके जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। अब इन्फेक्शन तो मेडिकल वार्ड में तो ऑलमोस्ट में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन आती है, लाइक मेनिंजाइटिस भी आ रहा होता है, नमूनिया भी आ रहा होता है, ये तो एक इन्फेक्शन है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं लाइक कोई डायबिटिक वूंड का है जिनका ओपन वूंड है जिसमें से को पट्टी डिस्चार्ज टाइप भी है। तो आपकी हम्म। मुराद ये वाले इन्फेक्शन है या जो जो हिडन इन्फेक्शन है, लाइक कोई नमूनिया है या मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, तो ये सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या ये इन वाली इन्फेक्शन से मुराद है? ये प्लीज सर मेरी दोनों क्लेरिफिकेशन इन्फेक्शन की करें। मुराद है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो ओपन वुंड इन्फेक्शन हैं वो तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है ना। फॉर एग्जांपल, अब आप आ गए मेडिसिन अलाइड में, आपके पास मेनिंजाइटिस आ गया है, और आपके पास कोई कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन पेशेंट है आपके पास, सही है। एक तो एयरबोर्न का है, एयरबोर्न में तो चले सारी चीज़ें हैं ही हैं, फॉलो करनी है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन पेशेंट है आपके पास कोई, सही है। फॉर एग्जांपल कोई कोविड का मरीज आया था या कोई मीजल्स का मरीज आया था, ये इस तरह के कोई भी केस है तो वो भी टर्मिनल क्लीनिंग का प्रोसेस से ही गुजरेगा। जैसे सीआरई है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को सीआरई हो गया, किसी पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन हो गया, वो टर्मिनल क्लीनिंग का प्रोसेस से गुजरेगा उसके डिस्चार्ज पे। इसमें मैं ज़रा डॉक्टर नईम अफजल की भी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आपने जो है वो अपने वार्ड में इन्फेक्टिव बे अलग बनाए हुए हैं या कि जनरल पेशेंट के साथ ही डाल रहे होते हैं? सर हम जनरल पेशेंट के साथ ही डालते हैं, लेकिन हम यूजुअली उनको सेपरेट कर देते हैं। लाइक वो बेड के एक साइड, वो वार्ड के एक साइड पे उन्हें बेड सेग्रीगेट कर दिया, और बैरियर नर्सिंग जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि जी इनको ग्लव्स के साथ टच करेंगे, और ग्लव्स जो है वो रिमूव करके तो फिर दूसरे पेशेंट को टच किया जाएगा। हमने राउंड के ऊपर भी रखा हुआ है कि राउंड में जो सैनिटाइज़र बॉटल है वो सिस्टर के पास लाजमी होती है, और जो भी कंसल्टेंट राउंड कर रहा होता है वो बेड टू बेड जो है वो नेक्स्ट बेड पे सिस्टर भी उसमें जो है वो करती है कि जी वो सैनिटाइज़र लाजमी ऑफर करती है कि हाँ जी नेक्स्ट बेड पे जाने से पहले सैनिटाइज कर लें, और कंसल्टेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और दूसरी चीज़ हमने की हुई है कि हमने हाउस ऑफिसर्स को जो 50 ml वाली स्प्रे बॉटल्स है ना, वो हमने लेके दी हुई हैं वार्ड फंड से, और वो उनको सैनिटाइज़र साथ में 70% अल्कोहल के साथ जो है वो मार्केट से बनवा के, एक दोस्त के रेफरेंस से वो हमने, ज़ाहिर है वो अल्कोहल मार्केट से परचेज़ करना मुश्किल होता
होता है, डायरेक्टली ओपनली अवेलेबल तो नहीं होती। तो हमने एक दोस्त के रेफरेंस से मार्केट से 70% अल्कोहल का सैनिटाइजर बनवा के तो वो वार्ड में रखवाया हुआ है, और वो एचओज जो हैं वो उनको 50 ml वाली बोतल जो पॉकेट में आराम से आ जाती हैं, वो हमने हर हाउस ऑफिसर को और पीजीआर को हमने दी हुई हैं, स्टाफ नर्स को भी दी हुई हैं, और उनको इंसिस्ट किया हुआ है कि आप अपना जो है वो हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। तो हमने इस तरीके से थोड़ा सा ज़रा बस ये चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की हुई हैं। हमने जो सैनिटाइज़र है वो बॉटल्स हमने दीवारों पे लगाने का सोचा था, लेकिन वो फिर उसमें मसला यही आ रहा था कि जी वो जो अटेंडेंट्स है, ज़ाहिर है ओपन वार्ड है, हमारे हमारे क्लोज वार्ड नहीं है लाइक शौकत खानम या इंडस या आगा खान के जी वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो। यहाँ तो 3 बजे से 6 बजे के दरमियान मछली मंडी बनी होती है, तो फिर वो तो लोग जो हैं वो वॉशरूम जाने के बजाय वो तो वहीं बैठ के ही जी कि इसी बोतल से हाथ धो और खाना खा लो। तो वो तो सैनिटाइजर भी पानी की तरह यूज होना था, और एक एक दिन में 2-2 लीटर सैनिटाइजर जो है वो खाम खा निकल जाना था। तो हम दीवारों पे नहीं लगा सके, हालांकि हमें लगाना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी इस लिमिटेशन के साथ जो है वो हमने इम्प्रोवाइज की हुई हैं चीज़ें। ये 50 ml की बॉटल सर आपने ये बनी बनाई मिलती हैं या आपने खुद बनवाई हैं? ये नहीं, जो ये ये रीफिल तो आप शालमी रीफिल से तो आप आराम से करते मिल रहते हैं। जाती हैं। जी, 50 अच्छा ml वाली अच्छा। स्प्रे बॉटल जो है ना शालमी से आराम से मिल जाती हैं। वो आप भी अगर किसी अपने वेंडर को कहेंगे या हमें कहें, हम आपको भिजवा देते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो इजीली अवेलेबल है। तो सर रीफिल भी हमें लेना पड़ेगा ना, रीफिल भी होगा ना उसमें से? जाहिर है वो तो तो रीफिल का तो वही तरीका है ना कि उसको खोलें, उसका कैप खोलें और वो आप बोतल से भर लें। वो सैनिटाइजर तो हमने 5 लीटर का वो कैन बनवा के रखा हुआ है ना। तो उस जब भी वो 50 ml की बोतल खाली होती है तो वो एचओज जो है वो खुद ही रजिस्ट्रार ऑफिस में उस कैन से निकाल के भर लेते हैं अपनी बोतल। गुड, वेरी गुड। चलें सर आगे कंटिन्यू करें सर इमरान साहब, जी सर। आगे कंटिन्यू करें। ओके सर सर। हम आपसे मजीद सुनना चाहते हैं सर। नहीं नहीं सर, ये तो मेरे लिए काफी नॉलेज में इजाफा है सर, ये जो आप लोग बताते हैं ना चीजें। देखिए, मैं यहाँ पे हमारे पास इंशाल्लाह ताला एक इन्फेक्शन कंट्रोल का टॉपिक भी है इस मॉड्यूल में, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक पायनियर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल को इन्वॉल्व कर लूँ उसके अंदर। मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है शायद। इंशाल्लाह ताला कोई बेहतर आपको उसमें बहुत अच्छी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे एक आया टूल्स एंड टेक्निक्स, सही है। पेशेंट फ्लो को बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो, और कुछ ग्लोबल टूल्स हैं जो प्रूव करते हैं एफिशिएंसी, सेफ्टी, कोऑर्डिनेशन। सही है। वो क्या क्या है? एस बार, एस बार प्रोसेस होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एस बार स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है, स्टैंडर्डाइज हैंड ओवर प्रैक्टिस है जो यूके में एनएचएस में इम्प्लीमेंटेड है, और उसका इम्पैक्ट उन्होंने अपनी स्टडीज में बताया कि 30-40% इंसिडेंट्स रेट नीचे हो गया है। एक और कॉन्सेप्ट है लीन मैपिंग, जिसके ऊपर मैं बार बार वैल्यू नॉन वैल्यू आइटम्स की बात करता हूँ। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कहते हैं इसको। सही है। ये एक यूएसए के हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हुआ है। आइडेंटिफाइड डिस्चार्ज बॉटलनेक्स। सही है। ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। लीन मैपिंग हमने भी की है, एस बार हम भी फॉलो करते हैं। गैंट चार्ट फॉर प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन, ये फिजिशियन बेस लेवल पे तो नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का एक पार्ट है, उसके ऊपर हम ये करते हैं गैंट चार्ट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन के। ये ईएमआर रोल आउट पे यूज होता है। इसकी कुछ शक्ल ऐसी होती है कि ये आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइंस बता रहा होता है कि जी ये टास्क इतने दिनों में कंप्लीट करना था आपने, इसका ये स्टेटस है, ये टास्क इतने दिनों में कंप्लीट करना था, ये है। दूसरी बात जो है वो है डैशबोर्ड्स की, डैशबोर्ड रियल टाइम ऑपरेशंस की। डैशबोर्ड जो हैं वो लाइव ऑक्यूपेंसी और डिस्चार्ज ट्रैकिंग, एडमिशन इनसाइट्स, ये सारी चीजें बता रहा होता है। आई एग्री। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये कोई भी ऐसी चीज में से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास नहीं होगी। सही है। लेकिन यस, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मिलके कर सकते हैं अभी भी अपनी इन्हीं रिसोर्सेज में, इसी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ के साथ। इस बार फॉलो हो सकता है। सही है सर। लीन मैपिंग आप अपने डिस्चार्ज प्रोसेसेस को अच्छा कर लें तो वो फॉलो हो सकती है। रियल टाइम डैशबोर्ड जो है उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सर कोई सॉफ्टवेयर आप लेके आए और करें। आप एक्सेल की डेटाबेस के ऊपर भी आप पावर बीआई कनेक्ट करके रियल टाइम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। सही है सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन एस बार और लीन मैपिंग तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
अब एक एक्टिविटी है यहाँ पे और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये बताइएगा कि आपकी ईआर जो है आपके अस्पताल की वो फुल है, 5 मरीज बिस्तर के लिए इंतजार कर रहे हैं, 3 मरीज वार्ड में फिट फॉर डिस्चार्ज है, बट डिले है फार्मेसी क्लियरेंस पे। तो मुझे ये बताएं कि 3 बॉटलनेक्स कौन से हैं और आप इसके सॉल्यूशन बताएं, एस बार या लीन इस्तेमाल करते हुए। इस पे अभी डिस्कशन करेंगे हम। आप चैट में लिख सकते हैं बॉटलनेक्स और सॉल्यूशंस जो भी आप लिखना चाहें। सर बॉटल नेक तो जो है वो एक तो हमारी इमरजेंसी की क्राउडिंग है, और दूसरा बॉटल नेक हमारी बिलिंग है, और तीसरी बॉटल नेक फार्मेसी है। जो डिस्चार्ज डिले है वो भी एक बॉटल नेक है। लेकिन इसमें जो सजेशन जो हम यूज़ करते हैं वो तो यही करते हैं कि जो अटेंडेंट का बेंच होता है, जो पेशेंट को उठा के उस पर बिठा देते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी आने वाली है, तुम यहाँ बैठ जाओ, और जो नया मरीज है उसको बेडशीट चेंज करके तो पेशेंट को बेड पे लिटा देते हैं। हम तो ये करते हैं। सही, बिल्कुल सही। और इसके अलावा कोई? सर मैं तो ये करता हूँ कि जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव हो रहा होता है ना, तो हम्म। उससे बिफोर टाइम उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। भाई आपका मरीज अब बेहतर हो गया है, इसके एक दो पैरामीटर्स इंप्रूव होने, कल मैं इसको डिस्चार्ज कर दूंगा। तो सही। आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लीजिएगा। लाइक प्राइवेट सेक्टर में और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, इसमें दो डिफरेंसेस हैं। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें तो ये तमाम मसाइल जो बॉटल नेक आपने बताए हैं कि एक तो मरीज का फार्मेसी का बिल होता है, एक मरीज का जो है वो हॉस्पिटल का बिल होता है। हम्म। तो उसको ये नहीं, वो फोर्स कर लेता है कि मेरी पेशेंट को कल छुट्टी होने वाली है तो मैंने अपने ड्यूज जो है ना वो क्लियर करने हैं। हम्म। और जहाँ, तो इसलिए वो बिफोर टाइम क्लियर करवा लेता है। और हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है, लाइक आपका जो इंडस हॉस्पिटल है, ऐसे हम जो प्राइवेट अपने प्राइवेट पेशेंट्स को कर रहे होते हैं डील, तो उसमें यही करते हैं कि जब पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, अब सुबह मैंने देखा मिसाल के तौर पे 10 बजे या 12 बजे या जो भी मेरा टाइम था, उसमें मैं अपने ऑफिस में पेशेंट के अटेंडेंट को भी बुला लिया और हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन मैनेजर है उसको भी बुला लिया कि भाई मैं ये पेशेंट डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं डिस्चार्ज बना के ऑलवेज काउंसल अटेंडेंट को करता हूँ। ठीक है। और जी। जो डिस्चार्ज स्लिप होती है ना वो उस मैनेजर को देता हूँ, सही। ताकि ये बाद में जो है ना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल ओनर तो हूँ नहीं, मैं तो वहाँ पे एक एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ कि वहाँ जाता हूँ, अपने पेशेंट एडमिट करता हूँ और अपनी जो है वो फी लेता हूँ, बाकी बेड चार्जेस जो होते हैं वो वही लेते हैं। तो वो फिर अपना कोऑर्डिनेट करके तो अपना ले लेते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जहाँ तक सर पब्लिक बेसिक। सेक्टर का ताल्लुक है, बोले बोले सर, पब्लिक सेक्टर का क्या है? पब्लिक सेक्टर में तो यही है कि हमें मरीज का जो है ना, पब्लिक सेक्टर में ये मसला होता है कि पेशेंट की जो वेल होती है ना डिस्चार्ज की, ये बहुत काउंट करती है। हमारे यहाँ जो कल्चर है, कल्चर ये है कि जनाब मेरा मरीज बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन मेरे मरीज को अभी जो है ना वो कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप प्लीज इसे छुट्टी ना दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आपको कि जो हॉस्पिटल एम्प्लॉय की डीएमएस एएमएस बहुत सारी सिफारिशें आएंगी कि सर आप एक कमजोर है मरीज। तो इसलिए हम्म। मेरी तो ये प्रैक्टिस है कि मैं एक दिन पहले ही मरीज को उसको यूं कहता हूँ कि ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये बहुत अच्छी हम्म। न्यूज़ है, आपने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपका यहाँ रहना बस 20 या 24 घंटे तक जरूरी है, इससे ज्यादा आपका स्टे जो है ना वो आपके लिए आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप कल अपना अर्ली मॉर्निंग ही अपने अटेंडेंट को या घर वालों को बुला लें, आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर लें और आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो सर इसलिए वो ये हम लोग जो ऐसा मसला नहीं होता। ये है मेरी तो प्रैक्टिस, ये है। सर ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। जी सर, ये इसमें जो एक आप। थोड़े से मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू को भी बीच में लाना चाहूँगा। जी जी। अमूमन यही होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डॉक्टर पे या ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे आ जाती है। तो जहाँ पे डिलेज जो हैं, जैसे आपके सिनेरियो में है कि डिले जो है वो बिलिंग और फार्मेसी की वजह से हो रहा है, तो क्योंकि आप पेशेंट फिट इनफ है कि वो घर जा सकता है, तो पेशेंट को और अटेंडेंट को उसी फार्मेसी और बिलिंग डिपार्टमेंट में जाके बैठा दिया जाए कि यहाँ से अपना कार्ड लेके तो घर जा सकते हैं, ताकि उन पे भी थोड़ा सा ये हो प्रेशर। वरना वो अपनी लंच ब्रेक और टी ब्रेक और नमाज ब्रेक में इतने बिजी होते हैं कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बेड डिस्चार्ज
बेड जो है अवेलेबल होना चाहिए नेक्स्ट पेशेंट के लिए, ताकि सारे ही स्टेक होल्डर्स जो हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं वो एक ही एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, और फिर ही डिस्चार्ज और एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सकता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ डॉक्टर सलमान, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मोहसिन ने जो बात बोली ना कहीं सर आप बजाते खुद ना, आपने अपनी एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन डॉक्यूमेंट, अपनी एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाई हुई है, और आप पॉजिटिव वे में उस मरीज को समझा देते हैं। और देखें, आपने एक जुमला बोला कि जी मैं मरीज को बताता हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपने जब मरीज को देखे, वो आया हुआ बीमारी में, वो परेशानी की हालत में था जब आया था आपके पास, और जब आप पॉजिटिव टोन के साथ शुरू करते हैं तो वैसे ही वो उसके वो नेगेटिविटी की तरफ दिमाग नहीं जाता कि जी वो मेरा मरीज तो अभी एक दो दिन और रुक जाए डॉक्टर साहब तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो पहले से ही बेहतर सोचना शुरू हो जाता है। तो आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स जो आप बोलते हैं, लिटरली ये बड़े अल्फाज जो है ना, बड़े वो आपके डोज के तरीके से काम करते हैं। जिस तरह का आपके एंटीबायोटिक की डोज होती है, उस तरह अल्फाज भी ऐसे ही काम करते हैं। और यही बहुत सारी चीजें देखें, आपको अपने डिपार्टमेंट में और अपने यूनिट में तमाम स्टेक होल्डर्स को आप बाइन लेना और तमाम स्टेक होल्डर्स को कंबाइन करके लेके चलने की जरूरत है, ताकि जो बात आपने कहनी है ना मरीज से, तीसरा चौथा बंदा भी वही बात कह रहा हो। एटलीस्ट ये आप अपने वार्ड में तो कर सकते हैं। मुझे पता है कि जी 10 फोन आ जाते हैं, 5 मसले होते हैं। डॉक्टर सलमान ने बताया कि जी वो फार्मेसी और इनके इश्यूज हैं, उनको अलाइन करना, सारी बातें। लेकिन एटलीस्ट हमें अपने एरिया से तो हम शुरू करें ना। सही है, हम एक डिस्चार्ज मैप बनाए कि जी हमें ये काम करना है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं। देखिए, हमेशा प्रोसेस मैप को बेहतर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एज इज का प्रोसेस मैप बना लें। एज इज क्या हो रहा है, सही है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ टुडे, एंड व्हाट इज द डिजायर्ड आउटकम दैट नीड्स टू बी टेकन आउट, और उसको हम कैसे बेहतर करेंगे। तो टू बी खड़ा हो जाएगा आपके। जब एज इज और टू बी को आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा नजर आएगा। और टू बी जब बनेगा, जब आप उस टू बी के तमाम प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सही है, माजरा सर, एक अर्जेंट कॉल थी तो इस वजह से। तो ये सब देखें, सारी चीजें हैं, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं और वक्त के साथ साथ होती हैं। अब आप देखें ग्लोबल बेंचमार्क्स, ग्लोबली और पाकिस्तान को कंपेयर करें। एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी यूके और सिंगापुर 85 to 88%, हमारे यहाँ एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी 110% आ रही है। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हम वो एक बिस्तर पे 2 मरीज, तो मैंने खुद फिजिकली देखा है हमारे कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक बिस्तर पे 2 मरीज 3 मरीज दाखिल हो जाते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेड टैकिंग, हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने पहले अपने मॉड्यूल में बताया था कि जी ईएमआर से हम बहुत दूर है। एनएचएस यूके 100% इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड, सही है, उसमें हर चीज ईएमआर के थ्रू होती है, ईएचआर के थ्रू होती है। सिंगापुर इज जनरल हॉस्पिटल इज अराउंड 95%, पाकिस्तान में एवरेज लेस देन 50% का है। डिस्चार्ज लाउंज का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दुनिया में स्टडीज होके खत्म हो गए डिस्चार्ज लाउंज के ऊपर। मतलब डिस्चार्ज लाउंज का ये कॉन्सेप्ट है। और अभी रिसेंटली हमने इंडस हॉस्पिटल में भी ये एक्टिविटी शुरू की है कि हमारे पास एक एक्टिविटी एरिया बना हुआ है, हर फ्लोर पे एक एक्टिविटी एरिया है जिसके अंदर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है। हम ये करते हैं कि जो हमारा मरीज है जो डिस्चार्ज हुआ है, अब उसकी लॉजिस्टिक्स रीजंस हैं कि जी, 1 सेकंड रुकिएगा सर। अच्छा, हमारे यहाँ पर डिस्चार्ज अलाउंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने अभी अपने इंडस हॉस्पिटल में ये चीज़ शुरू की है
कि हमने वहाँ पे जो हमारा एक एरिया है, हर फ्लोर पे एक एरिया है जिसमें थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट है, जो मरीज स्टेबल है और वो डिस्चार्ज हो गया है। अब लेकिन क्योंकि वो जा नहीं सकता अभी, फॉर एग्जाम्पल उसका अटेंडेंट मौजूद नहीं है, या अटेंडेंट कहता है मैं जी फलां चीज अपने लिए रेडी कर लूं, या मैं अभी कपड़े नहीं लाया। सही है, मैं आपको अगर उसकी रिमार्क्स बताना शुरू करूं तो आप लोगों को यहाँ पे हंसी आएगी। अटेंडेंट के रिमार्क्स होते हैं जी वो घर से कपड़े नहीं लाया तब्दील करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल यूनिफॉर्म में होता है, तो उसको घर जाना है कपड़े तब्दील करने के लिए। जी मैं अपना मेरे अपना वो अभी मैं आऊंगा, फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं 3 बजे तक पहुंचूंगा। जी वो मैं नीचे गया था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो हमने उन तमाम मरीजों के लिए 1.5 घंटे की एक लिमिट रखी है, 90 मिनट्स की, कि हम उसको उस एरिया में बैठा देते हैं। फिजिकली भी बेड खाली हो जाता है, सिस्टम पे भी बेड खाली हो जाता है, उसको उस एरिया में बैठाते हैं 1.5 घंटे तक। हम उसको टाइम देते हैं और बार बार 30-30 मिनट इंटरवल पे हम अटेंडेंट से राब्ते में रहते हैं। ये क्लिनिकल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन की टीम है वो ये काम करती है, और अटेंडेंट को इसमें इन्वॉल्व रखते हैं कि ये वो 1.5 घंटे का टाइम है आपको, इसके बाद हम आपको नीचे भेज देंगे, फिर आपको ओपन एयर में बैठना पड़ेगा, और हम आपको सिक्योरिटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो बराए मेहरबानी अभी आप अच्छे एनवायरनमेंट में, तो आप इसके लिए अरेंजमेंट कर लें। तो हमने ये अभी शुरू किया है, इसको हमने डिस्चार्ज लाउंज का तो नहीं नाम दिया, लेकिन हमने पोस्ट डिस्चार्ज वेटिंग एरिया करके हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया है। सही है। डिस्चार्ज प्लानिंग, अर्ली डिस्चार्ज प्लानिंग हमारे यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेप्ट है, लेस देन 10% हॉस्पिटल, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम हो रहा है। और जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम हो रहा है वहां पे वो फिजिशियन कंसल्टेंट बेस ही हो रहा है, कि वो कंसल्टेंट या वो फिजिशियन या वो वार्ड टीम जो है, वो क्योंकि थोड़ा जिद्दत से करीब है, तो इस वजह से वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम इतना नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशन लेवल पे सिंगापुर में स्टैंडर्ड है, एनएचएस में स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूट में ये स्टैंडर्ड है। सही है, जहाँ पे बिलिंग कंसर्न्स होते हैं, जहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे डिस्चार्ज टाइम्स एलोकेटेड होते हैं। और सेकेंडली बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप्स का बहुत बड़ा चंक है, पब्लिक पब्लिक सेटअप्स का हमारे पास, पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़े, हमारी एक वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, उनमें ये अर्ली डिस्चार्ज प्लानिंग नहीं हो रही थी। हम कर सकते हैं ये काम, अपने अपने डिपार्टमेंट में भी अगर हम शुरू करें, अपने अपने वार्ड में भी शुरू करें, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब एक ये डिस्कशन पॉइंट है, अगर आपकी हॉस्पिटल एक फैक्ट्री के बने हो, तो कौन सा ऐसा हिस्सा है उसका जो वहां पे बॉटलनेक क्रिएट होता है। गेट, जैसे जो गेट को हम मान्यता रखते हैं एडमिशन, वो प्रोडक्शन लाइन को हम कहते हैं जी केयर है, और जब वो फाइनल हो जाती है तो हम कहते हैं डिस्चार्ज है। इसमें से कौन सा ऐसी जगह है पे जहाँ पे आप सबसे ज्यादा फंसते हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बॉटलनेक मिलते हैं। एनीबडी? तो गेट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है और बाकी जिस तरह डिजीजेस बढ़ रही हैं वो तो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। लेकिन लाइन और एग्जिट को जो है हम एफर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है वो लाइन पे एफर्ट की जाए तो एग्जिट खुद ही बेहतर हो जाएगा। सर डेफिनेटली, बेहतरीन पॉइंट आपने किया कि जब केयर बेहतर हो जाएगी, केयर केयर देखिए केयर बेहतर है। मेरा पॉइंट आप समझिएगा, फिजिशियन जो केयर कर रहा है ना वो बहुत अच्छी है। केयर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी ना सर, जब उस प्रोसेस का हिस्सा, तमाम हिस्से, वो जो केयर की लाइन है ना, उस लाइन में जहाँ पे छत लगनी थी वहां छत लग रही हो, जहाँ दरवाजा लगना है वहां दरवाजा लग रहा हो, जहाँ पे उसका डैशबोर्ड लगना है वो डैशबोर्ड लग रहा हो, तो वो लाइन प्रॉपर चलती रहेगी। जिसका जो काम है उस केयर कोऑर्डिनेशन में वो काम करता रहेगा, स्ट्रीमलाइंड होगा, तो आपका एग्जिट अच्छा हो जाएगा, आपका एग्जिट कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, आज आज की ये हमारी वो खत्म हो गई है प्रेजेंटेशन, तो हमने खत्म कर दी। मैंने थोड़ी सी इस दफा, पिछली दफा हमारी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो गई थी तो हमें डिस्कशन का टाइम नहीं मिला था। तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, एनीबडी कैन, एनी कमेंट्स और कोई चीज़ है तो प्लीज़ शेयर करें। वो 10-11 लोग ही रह गए, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर सकते हैं अपना कोई कमेंट है, अच्छा लगा तो भी बता दें, नहीं अच्छा लगा तो भी बता दें। सर बेड सर एक्चुअल ऑक्यूपेंसी के बारे में तो, हाँ जी,
सर बेड ऑक्यूपेंसी के बारे में सर थोड़ा ज़रा बता दीजिएगा कि बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका वार्ड लेवल के ऊपर, ऑब्वियसली हॉस्पिटल लेवल के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन वार्ड लेवल के ऊपर उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, उसको हमें किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, और उसका क्या फ़ायदा है हमें। सर बेड ऑक्यूपेंसी जो कैलकुलेट होती है ना, वो होती है, देखें, आपके वार्ड में जितने भी बेड हैं, नंबर ऑफ बेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल फॉर नंबर ऑफ डेज। मतलब एक महीने में वो कितने दिन अवेलेबल होते हैं, मतलब वो 30 के 30 दिन अवेलेबल होते हैं ना। वो बिस्तर तो वही है, फॉर एग्जाम्पल आपके बिस्तर अस्पताल में 10 बेड है आपके वार्ड में, और वो 30 दिन अवेलेबल, तो 10 × 30 × 30 300, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट ऑन दोज बेड, जब आप उसको डिवाइड करके निकालेंगे तो एक परसेंटेज निकलेगी, वो होती है ऑक्यूपेंसी आपकी, कि आपने कितने फीसद अपने बेड को ऑक्यूपाई किया है। सही है सर। अच्छा, अब लो ऑक्यूपेंसी हाई ऑक्यूपेंसी की बेसिस पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका बेड ऑक्यूपेंसी आ रही है लेस देन 80%। इसका मतलब है कि आपका पेशेंट तो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन आपका बेड ज्यादा अरसे तक खाली रह रहा है, काफी घंटों खाली रह रहा है बीच में। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट प्रॉपर नहीं हो रही ताकि एडमिशन तक पता चल जाए और एडमिशन से नया मरीज दाखिल हो जाए। या हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा प्रोसेस है जो लैक हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हैं तो आपका सेंसेस जो है ना, मरीज का वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। सही है। इस बेड ऑक्यूपेंसी के सवाल को आप बिल्कुल रखिएगा, और इस ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि वो मौजूद रहे। डेटा वैलिडेशन का एक टॉपिक आएगा आगे, डेटा वैलिडेशन जिसमें वेरिएंस रिपोर्टिंग, उसमें हम ये सारे फॉर्मूलेस बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, विथ प्रेजेंटेशन बताएंगे कि जी कौन से फॉर्मूले से क्या क्या चेक किया जा सकता है। सही है, ये तो हम वहाँ बताएंगे। अच्छा, बेड ऑक्यूपेंसी डिपार्टमेंटल लेवल पे भी कैलकुलेट होती है और हॉस्पिटल लेवल पे भी कैलकुलेट होती है। हॉस्पिटल लेवल पे ये कि जी टोटल हॉस्पिटल बेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 30 से, और उसके ऊपर टोटल हॉस्पिटल में वॉल्यूम कितना है, तो आपकी ऑक्यूपेंसी निकल आती है। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीबी वार्ड है। सही है। जो टीबी आइसोलेशन वार्ड है मेरे पास, 2 बेड उसमें हमने अलॉट किए हुए हैं, जिसके और ऊपर हम नॉर्मली टीबी के मरीजों का प्रोसीजर करते हैं, एक दिन रखते हैं और छुट्टी दे देते हैं। उसकी बेड ऑक्यूपेंसी मेरे पास कैलकुलेट होती है अराउंड 65 to 70%। और मेरे पास नॉर्मल वार्ड की बेड ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट होती है अराउंड 89 to 90%। अच्छा जी, वार्ड सेम है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, लोग भी वो वही, नर्स भी वहाँ पे है, फिजिशियन भी वहाँ पे। रीजन क्या है? अब वहाँ का रीजन ये है कि देखें, वो है इन्फेक्टेड एरिया, उस इन्फेक्टेड एरिया के अंदर क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स और स्पेशलाइज केयर का ही मरीज लाना, वो सारी चीजें। तो जब केस मिक्स होता है तो आपकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है। तो आपकी ऑक्यूपेंसी को आपको ज्यादा करने के लिए आपको डिस्चार्ज का मैप फाइंड रूटीन फास्ट करना पड़ता है। और जो आपके नॉन वैल्यू एडेड टाइम है, फॉर एग्जांपल बेड क्लीन होने का जो टाइम था वो तो वैल्यू एडेड था, लेकिन बेड क्लीन होने से मरीज आने तक का टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। अब हमने जैसे यहाँ पे एक प्रिंसिपल बनाया कि जी 30 मिनट क्लीनिंग टाइम है हमारा। 30 मिनट क्लीनिंग टाइम से मुराद है कि आप एक मरीज जब जाएगा तो उसके बाद उसको विद इन 30 मिनट क्लीन करके बेड को रेडी करना है। ऑटोमेटिकली अगर आप मरीज 31वें मिनट कॉल करके इमरजेंसी से कॉल आ जाएगी और मरीज को हमें ओके करना है फॉर शिफ्टिंग इन द वार्ड। सही है। तो जब हमने टाइमलाइंस डिफाइन कर दी, तो टाइमलाइंस डिफाइन होने से फायदा ये हुआ कि आपकी एक जो चेकलिस्ट की मैंने बात की थी ना, उस चेकलिस्ट में ये चीज मौजूद है, उस चेकलिस्ट में ये चीज मौजूद है। जो चेकलिस्ट हमने बनाई उस चेकलिस्ट में ये चीज मौजूद है कि हम जी अपने सर। टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जी सर, ठीक है। जी, इसके अलावा जी सर, मेरे ख्याल में सब लोग नमाज के लिए मसरूफ हो गए हैं। जी जी, चलें, तो सही है, हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जजाकल्ला। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।